चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है भाई लोग एंड बहन लोग, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ओके। क्या हम लोग प्रिलिमिनरी बेसिक्स थ्योरी वगैरह को पढ़ चुके हैं? यस और नो? यस ठीक है ओके। तो दिस इज बेसिकली द सेकंड क्लास, हाँ या ना? हाँ ठीक है। इस क्लास में एक्चुअली में हम लोग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या में थे, थोड़ा फंडामेंटल्स का बातें कर रहे थे, कंपनी क्या है वो सीखे। यस और नो? यस ठीक है ओके। फिर नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है अदर देन कंपनी, कोई अगर तुम्हारा एंटिटी है तो उसका क्या डिफरेंस है और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या डिफरेंस निकल के आ जाता है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका गवर्निंग एक्ट कौन सा है? द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो किसके तहत बनता है? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनता है। ठीक है ओके। टू बी वेरी स्पेसिफिक, कंपनीज एक्ट 2013 उसका जो सेक्शन नंबर 129 है। ठीक है, सेक्शन नंबर 129 प्रेस्क्राइब्स द फॉर्मेट ऑफ, क्या बोलो, कंपनी फाइनल अकाउंट्स। जो हम फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे वही यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम ही बात है, यस और नो? यस। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल कितना टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं? 5। ठीक है, एक तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट, यस और नो? यस। दूसरा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स माने एक्सप्लेनेटरी नोट्स, यस और नो? यस ठीक है। चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ या ना? हाँ। और जो कंपनीज इंडेक्स फॉलो करता है उन कंपनीज के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस ऑफ इक्विटी। ठीक है ओके, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस ऑफ इक्विटी, हाँ या ना? इक्विटी। ठीक है ओके। तो क्या इंडेस जो कंपनीज फॉलो करते हैं उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग का सिलेबस का हिस्सा है? बोलो नहीं। ठीक है ओके। तो बेसिकली हमको 4 चीज सीखना पड़ेगा। एक है बैलेंस शीट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स माने एक्सप्लेनेटरी नोट्स, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि अलग से? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यस और नो? यस ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है ओके ओके। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट्स एज पर सेक्शन 129 शेड्यूल 3, यस और नो? यस। शेड्यूल 3 का 2 हिस्सा है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 1 में प्रेस्क्राइब है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पार्ट 2 में प्रेस्क्राइब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, हाँ या ना? हाँ। अब यहाँ पे एक बात तुम लोग और ख्याल रखना थोड़ा सा। ठीक है ओके। वो बात क्या है? 3 डिवीजन होता है शेड्यूल 3 का, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। ठीक है, शेड्यूल 3 का कितना डिवीजन होता है? 3 डिवीजन होता है। एक होता है डिवीजन 1, एक होता है डिवीजन 2 और एक है डिवीजन 3। डिवीजन 1 बात करता है उन सब कंपनीज का बैलेंस शीट और पीएल के बारे में। यहां पे पढ़ो, कंपनीज दैट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो लोग क्या फॉलो करते हैं? बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस और नो? यस। डिवीजन 3, डिवीजन 2 उन सब कंपनीज का बैलेंस शीट और पीएल बनाने का बात करता है जो कंपनीज क्या फॉलो करते हैं? इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ या ना? हाँ। और डिवीजन 3 उन कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का बात करता है जो कंपनीज क्या है? बोलो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यस और नो? यस ठीक है। दैट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। छोड़ो। तो डिवीजन 3 किसके बारे में बात करता है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो लोग क्या फॉलो करते हैं? इंड एस, हाँ या ना? हाँ। तो शेड्यूल 3 का 3 डिवीजन हो गया। डिवीजन 1 क्या बोलता है कि उन सब कंपनीज का बैलेंस शीट और पीएल बनाना सिखाएंगे जो कंपनीज तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ठीक। अच्छा, डिवीजन 2 क्या बोला? उन सब कंपनीज का पीएल बैलेंस शीट तुमको बनाना सिखाएंगे जो कंपनीज इंड एस फॉलो करता है, ये सब नो? यस। और डिवीजन 3 क्या बोलता है कि उन कंपनीज का तुमको पीएल बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे जो एनबीएफसी है और इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, हाँ या ना? हाँ ठीक है ओके। अच्छा, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब जो कंपनीज है जिन लोग का खुद का रेगुलेटरी और गवर्निंग एक्ट है, वो लोग ऐसे अपना फाइनल अकाउंट्स को नहीं बनाएंगे। वो लोग अपना फाइनल अकाउंट्स को अपने लॉ में जो प्रेस्क्राइब्ड मेथड है उससे बनाएंगे, ये सब नो? यस। थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन वगैरह आ गया तो ख्याल रखना। ठीक है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब कंपनीज, उनका जो गवर्निंग एक्ट है वो लोग कंपनीज एक्ट 2013 के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं। अपना गवर्निंग एक्ट उनको छोड़ के ऑल अदर कंपनीज क्या बनाएगा? बोलो कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करेगा, हाँ या ना? हाँ। क्या बेसिक बातें यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस। बाकी बेसिक बातें हम क्या कर चुके थे ऑलरेडी, यस और नो? यस ठीक है ओके। आ जाओ, चलो
अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि हम बेसिक्स बहुत पढ़ चुके हैं। अब सीधा मुद्दे पे जाएंगे हम लोग। हमारा मुद्दा क्या है, क्या बनाना है पगली? पहले तो फॉर्मेट सीखो, ये सब नो। अरे जिसको फॉर्मेट ही नहीं पता वो क्या करेगा जिंदगी में, हाँ या ना? सही बात तो सही है, ये सब नो। यस, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले चलो हम लोग क्या बनाना सीखते हैं, बोलो। फॉर्मेट। क्या ये ऐसा क्लास है जो आज की क्लास में शुरू हुआ खत्म हो गया? क्या यूट्यूब में हम लोग रिवीजन वीडियोस डाल रहे हैं इसका? नहीं, इन डेप्थ है क्लास पूरा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है, खत्म कहाँ पे होगा वो भगवान जाने, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट क्लास टूटेगा ना, यस और नो? यस। हर एक क्लास का अपना खुद का मुद्दा होता है, ठीक है। आज का क्लास का मुद्दा क्या है, सबसे पहले ये मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लॉब। क्या बोलते हैं, बोलो? क्लॉब। क्लॉब का फुल फॉर्म क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यस और नो? यस, ठीक है। क्लॉब का मतलब होता है क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये सब लिखेंगे नहीं। आज का क्लास का मुद्दा क्या है, सबसे पहले हम लोग, वैसे भी कल का क्लास में हम लोग किए थे, फिर भी आज इन डेप्थ जाएंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आज हम लोग नहीं सीखेंगे। बैलेंस शीट फॉर्मेट का हम लोग कौन सा साइड का फॉर्मेट सीखेंगे आज अच्छा से? लायबिलिटी। क्या ऑलरेडी मैंने तुम लोग को फॉर्मेट दिखा दिया है? उसको याद रखने का तरीका बता दिया है? ऑनलाइन वालों थोड़ा आवाज मारो रे। ठीक है, क्या लायबिलिटी का फॉर्मेट हम लोग को ऑलरेडी पता है, हाँ या ना? ये सब नो, यस, ठीक है, ओके। क्या मैंने उसको याद करने का टेक्निक भी तुम लोग को बोल दिया है, ये सब नो? यस, ठीक है। बट आज मुद्दा बस उसका फॉर्मेट याद करने का है कि डीप उसको समझने का, ठीक है, ओके। तो पहला तो ये बात हो गया, ठीक। अब जैसे ही तुम लोग बैलेंस शीट खोलते हो, ठीक है, बैलेंस शीट तो अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक चलता है भाई, हाँ या ना? हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है अपना? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट। कैपिटल को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? इक्विटी। लायबिलिटी को अदर डेप्ट अदर देन इक्विटी, ये सब नो? यस, ठीक है। तो डेप्ट आ गया लायबिलिटीज में, ये सब नो? यस। और एसेट माने तो एसेट ही, हाँ या ना? हाँ। बट दिक्कत ये है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जब से हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम का तोड़ना सीखे हम, तब से हमको पता है कि ये जो एसेट या फिर लायबिलिटी है, ये दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट लायबिलिटी, यस और नो? यस। एक हिस्सा इसका क्या हो जाता है? करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। तो बचपन से हम लोग सुन रहे हैं भाई, एसेट और लायबिलिटी को हम दो हिस्सा में तोड़ दिए, एक है करेंट, एक है नॉन करेंट। ऐसी जगह पे बैठती काहे हो, तो मुझे दिखाई ना दो। हाँ, इसी का साइड में आ जाओ तो एकदम, निकिता सर दिखना चाहिए मुझे। नहीं, हर्षित को यहाँ से देख पा रहा हूँ मैं, हर्षित को यहाँ से देख पा रहा हूँ, देखिए। हाँ, थोड़ा लंबा होना चाहिए तुमको और ठीक है, चलो। तो आज का मुद्दा हमारा ये है कि सबसे पहले बचपन में तुम लोग करंट एसेट और नॉन करंट एसेट या फिर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को जैसे तोड़े थे ना, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में तुम लोग वैसे तोड़ नहीं सकते। यहाँ पे तुमको फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन 129, तुमको जो गाइड किया है वैसे, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या निकल के आ गया कि हमको सीखना है करंट एंड नॉन करंट आइटम्स को कैसे तोड़ा जाता है, हाँ या ना? हाँ। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म तुम लोग के लिए सामने निकल के आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलो? ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। दूसरा है ऑपरेटिंग साइकिल, समझ में आया? यस और नो? यस, ठीक है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है आज की क्लास में कि हम लोग को सीखना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलो रे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो AS22, ठीक है, ठीक है। माने इनकम टैक्स को कैसे तुमको दिखाना है वो गवर्न करता है तुमको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? AS22, कि तुमको टैक्स इंप्लीकेशन सिखाता है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, ओके। हम पूरा AS22 तो वैसे पढ़ने नहीं वाले हैं, पर हम इतना पढ़ेंगे कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट, अच्छा, DTL एंड DTA, ये दोनों ही मुद्दा तुम लोग के लिए जिंदगी भर के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए, समझ में आया? इसको हम सीखेंगे, इसके ऊपर सी इंस्टीट्यूट का मैथ्स से हम एक सम बनाएंगे और बात खत्म कर देंगे, ये सब नो? यस, ठीक है। चौथा हम लोग सीखने वाले हैं आज के क्लास में डिविडेंड। क्या बोलो? डिविडेंड, दी टॉपिक ऑफ डिविडेंड उठाओ। तो क्लॉप क्या निकल के आया ऑनलाइन वालों? एक है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो भी लायबिलिटी साइड का, यस और नो? यस। लायबिलिटी साइड का फॉर्मेट हम शुरू तो करेंगे, बट ये खत्म होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि हर एक शेड्यूल का क्या है बोलो, अपना खुद का अंदाज, यस और नो? यस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आ गया? करंट एंड
नॉन करेंट में कैसे तोड़ते हैं उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या आ गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट। चौथा क्या निकल के आ गया, बोलो, डिविडेंड, ठीक है। ये हमारा आज का क्या है, बोलो, क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। शुरू करें अब, ठीक है। मुद्दा अब ये है कि हमको क्या करना है, बोलो, शुरू। चल गुरु, हो जाए शुरू, ठीक है। चलो लेट्स गो, आ जाओ। एक फ्रेश पेज ले लो सब कोई, ले लिए, ठीक है। हम भी शुरू करते हैं, फिर हम भी ले लेते हैं एक तो फ्रेश पेज, ताकि ये पे निपटा दे। चलो, कल फॉर्मेटिंग सिखाया था ना थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो आ जाओ, वैसे ही खींचो। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का करना पड़ता है, ठीक है। और जावे आज के बारी फिर में ना, यहीं पे खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, चलो। अपना जो प्यारा सा शेड्यूल 3 है, उसका 2 पार्ट निकल के आता है। एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 1 बात करता है फॉर्मेट ऑफ, पार्ट 2 बात करता है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसको थोड़ा लिख लेना ऊपर, इसको ऐसे लिखो और ऐसे बड़ा कर दो, हो गया बड़ा। ठीक है, क्या सीखने जा रहा है जुनैद, पार्ट 1 के पार्ट 2? पार्ट 1। वैसे मेरे पास यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसको बीच में लिखना चाहिए था, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। पार्ट 1 क्या भाई, बैलेंस का शीट, यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा बैलेंस शीट एज ऑन, ये सुनो, यस। कल के क्लास में बात किए थे, बैलेंस शीट फॉर अ पीरियड होता है कि ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ऑन अ स्पेसिफिक डेट लास्ट दिन में आपका रिपोर्टिंग पीरियड। यहाँ पे आज तक फाइनेंशियल ईयर बहुत बोल लिए, वो है तो फाइनेंशियल ईयर ही, बट आज से हम लोग थोड़ा, क्योंकि हमको ऑपरेटिंग साइकिल इन सब का कॉन्सेप्ट का सीखना है, तो बात करो थोड़ा रिपोर्टिंग पीरियड। क्या बोलो, रिपोर्टिंग पीरियड। बैलेंस शीट को हम कब बनाते हैं, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, माने हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट में बैलेंस शीट बनता है। और उस लास्ट डेट में तुम्हारा एसेट लायबिलिटी और कैपिटल का क्या पोजीशन है, बैलेंस शीट वही दर्शाता है, ये तो नो, यस। पीएलबी क्या लास्ट डेट का डेटा देता है कि ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर माने फॉर अ पीरियड, क्या, इसीलिए पीएल में हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, एज ऑन। अच्छा, बैलेंस शीट क्या तुमको फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है, हाँ, तो इसीलिए बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, पीएल क्या तुमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है, पीएल का दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। ये सब क्लियर है ना भाई, ये सब कहाँ किए थे, पहला क्लास में, ठीक है। चलो वेरी गुड, लिख दो पार्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। दूसरा आ गया नोट नंबर, यहां पे आ गया, यहाँ पे अच्छा से लिखना पड़ेगा ना पूरा, वैसे अब करंट ईयर प्रीवियस ईयर वैसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ओके। पूरा लिखाएंगे क्योंकि तुम लोग को फॉर्मेट सीखना है, ये सब एक ही बार करेंगे हम लोग जिंदगी में, ठीक है। उसके बाद बार बार नहीं कर सकते, CY PY लिखेंगे, ठीक है। चलो, फिगर्स लिखो, फिगर्स एस एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। बोला ना, अभी एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, कौन सा बोलो, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग ना, रिपोर्टिंग पीरियड, पूरा बोलो, ठीक है। फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और फिर बगल वाला क्या होगा, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। हे भगवान, मैं कष्ट करके लिख देता हूं, तुम लोग कॉपी कर लो, ठीक है। हाँ, मेरा तो लिखना हो गया, तुम लोग कॉपी कर लो। करंट के प्रीवियस, ये लो, ए
मैं शॉर्टकट नहीं मारता, तुम लोग भी मत मारो, ठीक है। चलो ये हो गया। ऑलरेडी हम लोग को फॉर्मेट पता है, ठीक है, फिर भी एक बार लिखना पड़ेगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, कल बात हो चुका था भाई, टी शेप में है कि वर्टिकल? वेरी गुड। ऊपर नीचे करेंगे क्या? अरे तो कैसे करोगे? ऊपर नीचे ही तो करोगे। तो वर्टिकल का क्या मतलब होता है? बगल में। अब देखते हैं तुम लोग का दिमाग कितना काम करता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा से लिखो, शेयर होल्डर्स फंड। ऑनलाइन जितना भी जन कर रहे हो, शॉर्टकट मत मारो। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस जिंदगी में हॉल में फिर नहीं करके आ पाओगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में ए नंबर ना, यस और नो? यस। सबसे पहले क्या है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, वेरी गुड। बी नंबर पे क्या है? रिजर्व एंड, वेरी गुड। श्रीमोई जगह जाओ माँ, एक टू सरप्लस, ऐसे नहीं, सरप्लस ऐसे बोलो, ठीक, वेरी गुड। सी नंबर में क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वेरी गुड। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या मैंने शेयर वारंट तुम लोग को समझा दिया था? ठीक है, फिर से समझाएंगे आज, चिंता नहीं है। ऑनलाइन में जो लोग पहली बार कर रहे हैं क्लास को, उन लोग को तो नहीं समझ में आएगा ना, ठीक है, थोड़ा बहुत समझाएंगे, उतना डीप नहीं समझाएंगे। ये हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लिखो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्या ये भी समझा दिया था? वापस समझाएंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, 3 नंबर में चलते हैं। नॉन करेंट, यही तो समझना है कि नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है, ये सर नो, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी, यही हमको समझना पड़ेगा कि भैया ये जो लिख दिए बड़ा बड़ा करके नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये नॉन करेंट लायबिलिटीज आखिर में है क्या? ठीक है, याद है? वैसे मत करो, शॉर्टकट याद करो अपना, एलबी, डीएल, एलएल, एलपी, वेरी गुड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स नेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, ठीक है, ओके। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यस और नो? यस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गया। और इसी से बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारेंगे हम लोग, क्या बोलो? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी माने नॉन करंट लायबिलिटी, यस और नो? यस। तो करंट लायबिलिटी का पहला पॉइंट आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है नहीं, तो सन्डी क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल्स टू ट्रेड पेबल्स, वेरी गुड। उसके बाद अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यस और नो? और उसके बाद शॉर्ट टर्म, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, धागा खोल दिए एकदम। चलो नाउ ए में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आजकल जिंदगी में कुछ बोलना भी महापाप हो गया है, जब तक किस रूम में जुनेद है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कोई भी चीज लड़का सही एंगल से ले नहीं सकता। चलो बी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ना, वेरी गुड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ब्रैकेट में नेट। सी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और डी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। बड़े जैसे ये हो गया, संग संग क्या लिखना पड़ेगा हमको? करेंट लायबिलिटीज, और हमारा हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी का चैप्टर खत्म, ठीक है।
सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, तो इसका नीचे क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म। সবাই একটু বলে বলে করবি আমার সাথে, ঠিক আছে? শর্ট টার্ম বরোইংস, यहाँ पे क्या, प्रेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ऊपर डेफर्ड नीचे प्रेफर्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स। सी में अदर करेंट लायबिलिटी, वेरी गुड, अदर करेंट लायबिलिटी, फिर आ जाएगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर तो बोलो हाँ, वेरी गुड। শোয়েব হারানো বাছুরের মতন चलो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल, ठीक है, यहाँ पे टोटल हो गया। ठीक है, शेड्यूल वगैरह सीखेंगे हम, चिंता मत करो उसका। ठीक है, अब धीरे 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 एक एक करके बात करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ या ना, क्या हम शुरू कर सकते हैं? वेरी गुड, चलो सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल का। ये तो सबको पता है दुनिया में, यस और नो? यस, इसके बारे में हम डीपली पढ़ चुके हैं। हाँ, कितना प्रकार का हो सकता है शेयर कैपिटल? एक तो हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस और नो? यस, शेयर कैपिटल का दो हिस्सा होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी माने जिन लोगों को डिविडेंड देने का कोई भी फिक्स परसेंटेज नहीं होता, पर प्रेफरेंस वाले हमेशा तुमसे एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड वसूल करते हैं, यस और नो? यस, ठीक है, ओके। अच्छा, बहुत कुछ पढ़े थे हम लोग, उतना डीप में तो अभी वापस जाएंगे नहीं। ठीक है, अच्छा, शेयर कैपिटल के ऊपर हम लोग एक सम्स भी बनाए थे, याद है? ठीक है, ओके। शेयर कैपिटल का जो शेड्यूल होता है, अच्छा एक एक करके बात क्लियर करते हैं। यहाँ पे तुमको बैलेंस शीट के अंदर कोई भी टाइप का एडजस्टमेंट करके दिखाना अलाउड है कि बिल्कुल अलाउड नहीं है? बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसके लिए ही तुमको क्या ओपन करना पड़ता है, नोट्स, यस और नो? नोट्स टू अकाउंट्स तुम ओपन करोगे और उस नोट्स में पकड़ लो, शेयर कैपिटल के लिए तुम ओपन किए नोट नंबर 1, यहाँ पे आके क्या लिख दोगे, नोट नंबर 1, यस और नो? यस, और वहां पे तुम्हारा एज मच एज पॉसिबल डिटेल्स तुमको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अभी हम इसका शेड्यूल के ऊपर पूरा बात करेंगे, ठीक है, इन डिटेल्स। इसका शेड्यूल को सीखना पड़ेगा तुमको, कैसे बनाना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमको जो पता है वो पहले बात कर लेते हैं। क्या पता है हमको कि भैया शुरू होता है ऑथोराइज से, हाँ, फिर ऑथोराइज से आ गया इशूड एंड अनइशूड, ठीक है, इशूड से आ गया सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब से आ गया कॉल्ड एंड अनकॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड से आ गया पेड एंड अनपेड, यस और नो? यस, अनपेड का मतलब ये है हमारा कॉल्स इन एरियर। यही सब बातें तुमको शेड्यूल में प्रॉपर्ली लिख के दिखाना है। इसके साथ और 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो तुमको दिखाना ही दिखाना है, मैंडेटरी पॉइंट्स। समझ में आया, यस और नो? यस, ठीक है, सीखेंगे हम, चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस तो पता ही है हम सबको, ठीक है, जो तुम्हारा रिजर्व्स वगैरह होता है सारा का सारा कच्चा चिट्ठा यहाँ पे आ जाएगा। जितना टाइप का रिजर्व है कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और सरप्लस माने पीएल से जो आ गया प्रॉफिट, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, इसका कच्चा चिट्ठा यहाँ पे आ गया। तीसरा हमारा क्या निकल के आ रहा है, बोलो? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, यस और नो? यस। अच्छा, ये जो मैं बोल के जा रहा हूं कि आ जाएगा आ जाएगा, ये सब सीखेंगे ना हम लोग, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 कर करके, यस और नो? यस, डीप सीखेंगे, चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, अभी बस एक बार बर्ड्स आई व्यू मारो। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब सबसे पहले बात ये आता है कि ये शेयर कैपिटल और तुम्हारा शेयर वारंट में डिफरेंस क्या है, यस और नो? यस, थोड़ा बहुत बोला भी था तुम लोग को, बोलो ना, थोड़ा बहुत बोला भी तो था। ठीक है, अभी भी थोड़ा ही बोलूंगा, ज्यादा हम इसके ऊपर विषय चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल माने पकड़ लो ऐसा शेयर जो कि बाय नेम इश्यू हो चुका है। शेयर कैपिटल माने ऐसा शेयर जो कि तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड हो चुका है। समझ में आया? आज पकड़ लो, तुमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, शेयर कैपिटल में तुमने किसी कंपनी का इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उन लोग का जो मेंबर्स का जो रजिस्टर है वहां पे तुम्हारे नाम से ही उस शेयर को अलॉट कर दिया जाएगा ना, यस और नो? यस, तो तुम्हारे नाम पे जो रजिस्टर्ड शेयर कंपनी अलॉट कर देता है उसी को हम क्या बुलाते हैं, बोलो? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, कंपनी के पास तुम्हारे नाम का ही बुकिंग है उस चीज को, यस और नो? यहां तक क्लियर? ठीक है, अब बात आता है किसका, बोलो? शेयर वारंट का। ठीक है, ये शेयर वारंट क्या है? ये भी तुम्हारा क्या है, बोलो? शेयर ही है। ये जो शेयर वारंट है ना, ये तुमको बेसिकली एक राइट देता है। क्या देता है, बोलो?
एक राइट देता है, ठीक है, एक राइट देता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता। शेयर वारंट तुमको क्या देता है भाई? राइट देता है। ऑब्लिगेशन देता है क्या? नहीं। शेयर वारंट हमको क्या देता है? राइट। क्या राइट देता है? कंपनी बोल देता है तुमको दो चीज दिया जाता है इसमें। एक तुमको दिया जाता है फ्यूचर डेट। क्या देगा? एक फ्यूचर डेट देगा कंपनी। और तुमको एक देगा प्री डिटरमाइंड अमाउंट। क्या देगा? प्री डिटरमाइंड अमाउंट। एक तुमको फ्यूचर डेट दे देगा और एक तुमको प्री डिटरमाइंड अमाउंट दे देगा, ठीक है। देके बोलेगा भाई सुनो, आज तो मैंने, पकड़ लो, कंपनी बोल रहा है आज मैंने तुमको एक राइट दे दिया, आज से तुमको एक राइट दे दिया गया कि तुमको एक 6 महीना का टाइम अलॉट कर देते हैं। इसके अंदर तुम आके 110 रुपया में मेरा कंपनी का शेयर कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में उस टाइम पे उस शेयर का क्या भाव चल रहा है। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। तो शेयर वारंट तुमको क्या देता है? शेयर वारंट भी एक क्या है बोलो? डॉक्यूमेंट। जैसा कि शेयर कैपिटल क्या है बोलो? एक डॉक्यूमेंट है ना, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें उसका जो होल्डर है उसका नाम रजिस्टर्ड है। यस और नो? यस। शेयर वारंट भी एक डॉक्यूमेंट है, पर उसके अंदर अभी भी नाम रजिस्टर्ड हुआ है क्या बोलो? नहीं। शेयर वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हो ना तुम लोग? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हो ना? नेगोशिएबल माने क्या? फ्रीली ट्रांसफरेबल, हाँ या ना? हाँ। शेयर वारंट भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, एक बियरर डॉक्यूमेंट। बियरर डॉक्यूमेंट माने जिसके हाथ में है वही मालिक। समझ में आया? अनटिल एंड अनलेस तुम उसको एक्सरसाइज करो उस राइट को, जब तक उस राइट को एक्सरसाइज ना किया जाए तब तक शेयर वारंट क्या होता है बोलो? एक बियरर डॉक्यूमेंट, जिसके हाथ में वही मालिक। क्या समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। ठीक है। ये क्या है बोलो? ऑब्लिगेशन के राइट। राइट। शेयर वारंट क्या है? राइट, जिसमें कंपनी तुमको एक फ्यूचर डेट देता है और एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट देता है, प्री डिटरमाइंड अमाउंट देता है। बोला भाई 6 महीना के अंदर तुम इस चीज को मेरे से खरीद सकते हो, यही में इसका भाव रहेगा 110 रुपया, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में उस टाइम में क्या प्राइस चल रहा है। यस और नो? यस। नहीं समझ में आया होगा? आया? इस पकड़ लो, संग संग मेरे को लेना है राइट, तो मैंने बुक मार दिया उस चीज को, ठीक है। मेरे को इस राइट को एक्सरसाइज करना है, पर अभी मैंने फुल वैल्यू उसका एक्सरसाइज नहीं किया है। समझ में आया? यस और नो? यस। अभी मैंने उसका फुल वैल्यू को एक्सरसाइज नहीं किया है, तो मैंने उसका इशुएंस प्राइस होता है, उस इशुएंस प्राइस को मैंने क्या किया? एक्सरसाइज किया। इशुएंस प्राइस को कंपनी को दे दिया, हाँ या ना? हाँ। अब कंपनी के पास तो पैसा आ गया, अभी भी इसका राइट एक्सरसाइज हुआ है क्या? नहीं। कंप्लीट वैल्यू पे हो गया? नहीं। कंप्लीट वैल्यू पे अभी तक हुआ नहीं है। तो जब तक इसका कंप्लीट वैल्यू पे नहीं होता, ये तो शेयर कैपिटल है नहीं, ये क्या है बोलो? शेयर वारंट। नाम धाम प्रेस्क्राइब है क्या? नहीं। अभी भी नाम धाम उसका प्रेस्क्राइब नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अभी भी उसका नाम धाम प्रेस्क्राइब नहीं है, तो क्या इसको कंपनी एज शेयर कैपिटल दिखा सकता है? बोलो, क्या कंपनी इसको एज शेयर कैपिटल दिखा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा सकता। अब क्योंकि इसको कंपनी एज शेयर कैपिटल नहीं दिखा सकता, इसलिए है तो ये वैसे शेयर होल्डर्स फंड ही, ठीक है, बट क्योंकि ये अभी भी शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये अभी भी शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, ये अभी भी क्या है बोलो? वारंट। देयर कम्स द डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। है तो ये शेयर कैपिटल ही, आएगा तो पैसा तो शेयर होल्डर फंड में ही जाएगा, ठीक है। पर डिफरेंस क्या है? ये शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, ये क्या है बोलो? शेयर वारंट। अनटिल एंड अनलेस यू गेट द फुल वैल्यू। यस और नो? यस। जब तक तुमको इसका राइट कोई एक्सरसाइज ना कर ले आके, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी बोल रहा है कि शेयर वारंट अगर कंपनी इशू करता है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में अगर कंपनी को पैसा रिसीव हुआ है, बट अभी तक शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, एक बार थोड़ा वापस दिमाग में घुमा लेते हैं। शेयर वारंट जिसको इशू होता है वो ऑब्लिगेशन होता है कि राइट? जो तुम्हारा ऑब्लिगेशन नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में बाद में चल के तुम उस ऑप्शन को ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। यस और नो? यस, ठीक है। यस, तो लिखो व्हेन अ कंपनी, when a company issues when a company issues share warrants, সবাই জানিস তো যে লম্বা আছে অনলাইনে, সবার জানা ছিল? ইয়েস অর নো? ইয়েস, ঠিক আছে, ওকে। এই এনার্জিটা শুধু আমাকে দিস না, তো আমিও টানতে পারবো না কিন্তু, ঠিক আছে। চলো, when a company issues share warrants, comma, it essentially provides, it essentially provides the holder
होल्डर माने होल्डर ऑफ शेयर वारंट, ठीक है। इट एसेंशियली प्रोवाइड्स द होल्डर with the right ऑब्लिगेशन के राइट, अंडरलाइन करो राइट को, और अगर हाइलाइटर है तो हाईलाइट मार दो, ठीक है। राइट टू सब्सक्राइब टू द कंपनीज शेयर्स, एट क्या दो चीज था, प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड ऑन अ फ्यूचर डेट, ठीक है। शेयर्स एट अ, एक नंबर में लिखो प्री डिटरमाइंड प्राइस और दूसरा लिखो क्या बोलो, एंड फ्यूचर डेट, ठीक है। फ्यूचर डेट के ब्रैकेट में लिखो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो हिंदी में बोले तो शेयर वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला शेयर वारंट क्या है बोलो, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने बियरर डॉक्यूमेंट, जिसके हाथ में वही मालिक, ठीक है। तो जब इशू होता है तो किसी के नाम धाम में पर्टिकुलरली इशू नहीं होता है। जब शेयर कैपिटल माने शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है उसी वक्त से उसके ऊपर नाम छापा हुआ होता है ना, यस और नो, यस। तो ये क्या है, शुरुआत से ही नाम छापा, अरे इधर शुरुआत से ही नाम छापा है क्या, बोलो नहीं। बाद में चल के फ्यूचर डेट पे जब कोई अपना राइट को एक्सरसाइज करेगा तब चल के उसके ऊपर नाम धाम आएगा, तब तक ये क्या है बोलो, बियरर डॉक्यूमेंट, यस और नो, यस, ठीक है। तो ये कंपनी और जो होल्डर है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई फ्यूचर में एक तुमको स्पेसिफिक टाइम देते हैं, इसके अंदर अंदर इतना पैसा दे देना, प्रेस्क्राइब डेट है, ऑब्वियसली मार्केट से कम होगा। अरे तुम सोचो ना, आज चल के तुमको जो शेयर वारंट इशू हुआ वो पकड़ लो, तुमको बोला कि फ्यूचर डेट पे तुमको 50 रुपया देना है, कितना मार्केट में चल रहा है भाव तुम्हारा 450, तो लोगे कि नहीं लोगे, 6 महीना बाद जाके लोगे कि नहीं लोगे, अरे लेंगे। पर आज जो इशू हुआ 50 में मार्केट में, तब उसका भाव चल रहा है पकड़ लो से फॉर एग्जांपल 40, 6 महीना बाद लोगे, शेयर वारंट को एक्सरसाइज करोगे राइट को, नहीं। ऑप्शन है ना, छोड़ सकते हैं, जो ऑप्शन है उसको तो छोड़ ही सकते हैं, यस और नो, यस। पर अगर ऑब्लिगेशन होता तो छोड़ पाते नहीं, इसीलिए बवाल कहां पे होता है, ऑप्शन के ऑब्लिगेशन। वेरी गुड, ऑब्लिगेशन। चलो। प्रेम बहुत खुश होता है मेरा बात सुन के, ठीक है, कनेक्ट होता है इसको हार्ट टू हार्ट, ठीक है, फील आता है इसको, है ना प्रेम, ठीक है, ठीक आता है, डीप हो जाता है, अच्छा ओके। दादा कौन वर्ड का हाईलाइट करते हुए लेकर बताओ, राइट को हाईलाइट करो और इन दोनों वर्ड को हाईलाइट करो, प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड फ्यूचर डेट माने विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। ইম্পোস্টার বুঝতে পারছিস, মানে আজকের ক্লাসের ইম্পোস্টার। यस। चलो, किसको ठंडा लग रहा है, संचिता को, कैसे 24 में कैसे चलो, when money is received, लिखो, हमको क्या जानना है, शेयर वारंट तो जान लिए, अभी क्या जानना है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, शेयर वारंट, when money is received against a share warrant, लिखो, माने कुछ पैसा आ गया, जिन लोगों को मैंने शेयर वारंट इशू किया था उनसे कुछ पैसा आ गया, ठीक है। कुछ पैसा आ गया माने वो लोग अपना हक जता दिए कि भाई मैंने बुकिंग तो कर लिया, ठीक है। बाद में चल के मैं देखूंगा कि एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ में आया, कर लिए तो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं किए तो खत्म, कहानी खत्म, पैसा रिफंड कर देंगे, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। चलो, तो व्हेन मनी इज रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट, तब उसको कहीं पे तो दिखाओगे शेयर होल्डर फंड में, पर शेयर कैपिटल के नाम से दिखा सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बवाल हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, व्हेन मनी इज रिसीव्ड अगेंस्ट अ शेयर वारंट, इट मींस, अब चाहे जुनैद इस शेयर वारंट को तुम फ्यूचर में बेचने के लिए कमाओ, अपने आप में होल्ड करने के लिए कमाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो तुम्हारा पहला जो लाइन था वो गलत हो गया,
कि शेयर वारंट बेचने के लिए खरीदा जाता है, बिल्कुल नहीं। तुम होल्ड करने के लिए भी खरीद सकते हो, बट बहुत टाइम पे देखा जाता है शेयर वारंट वही लोग खरीदते हैं जो लोग ट्रेडिंग करेंगे आगे इसका। यस और नो? यस, क्योंकि उन लोगों को तो पता है फ्यूचर में दाम बढ़ेगा, आज एक प्री डिटरमाइंड रेट में मिल रहा है, तो बीच में क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। ठीक है, चलो। तो व्हेन मनी इज रिसीव्ड अगेंस्ट अ शेयर वारंट, इट मींस दैट द company has received payment। ए बच्चा लोग, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? सबको ही बोलो थोड़ा। हाँ ठीक है, तुम लोग को तो आ ही रहा है, तुम लोग बोलो। आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। चलो, इट मीन्स दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द होल्डर of the share warrant in exchange for the right to subscribe। लिख लो, छोटा सा ही होगा, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू सब्सक्राइब टू द कंपनीज shares in the future, full stop। ठीक है, एंड द लास्ट लाइन, द पेमेंट। लिखो द पेमेंट, इसको हाईलाइट करना पूरा, तो स्टार मार के लिखो, हैशटैग मार के लिखो। हम लोग का पॉइंट ही क्या था? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ना। तो दिल में सवाल आ सकता है, जब भैया सामने ही पैसा मिलना था तो आज क्या मिला? अरे थोड़ा तो मिल सकता है, तुमने बुकिंग करवा लिया, वरना पता नहीं कंपनी तुमको देगा नहीं देगा। कंपनी तुमको बोल दिया अगर तुमको वारंट का राइट चाहिए तो अभी थोड़ा सा पेमेंट कर दो, 20% पेमेंट करने में क्या दिक्कत है? अब तुमको आगे उसको बेचना है, तुमको पता है, या फिर होल्ड करना है, तो तुम थोड़ा सा पैसा नहीं दोगे तो कंपनी से बुकिंग कैसे लोगे? ये सर नो? द पेमेंट इज typically made as part of the agreement when the share warrant is issued। खत्म। The payment is typically made as a part of the agreement when the share warrant is issued। तो जब तुमने शेयर वारंट इशू किया तब चल के पार्ट पेमेंट, ये सब ना बोलो। यस, ठीक है, पार्ट पेमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? बोलो इशुएंस प्राइस। इसी को हम क्या बोलेंगे? बोलो इशुएंस प्राइस। और जब जाके एक्सरसाइज करेगा तब तुमको फुल प्राइस पे करना पड़ेगा। कौन सा प्राइस? जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है। यस और नो? यस। और जैसे ही तुम प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कर देते हो, शेयर वारंट से क्या बन जाता है? शेयर सर्टिफिकेट, माने शेयर कैपिटल। यस और नो? यस। तो अल्टीमेटली इसका जो डेस्टिनेशन है, इको हो रहा है भाई। हाँ, अच्छा, क्या बोल रहा था कि भाई अल्टीमेटली तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है ना, वो डेस्टिनेशन शेयर वारंट भी अल्टीमेटली जाके क्या बनना है? बोलो शेयर कैपिटल। यस और नो? यस। बस आज के दिन वो क्या नहीं है? शेयर कैपिटल। इसीलिए उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिला उसको हम शेयर कैपिटल नहीं दिखा सकते। ठीक है, ओके। शंका क्लियर हो? शंका शोएब क्लियर बोल रहे? वेरी गुड, चलो क्लियर हुआ? यस और नो? यस, ठीक है, ओके। तो शेयर कैपिटल क्लियर है? अभी नहीं, इसका पूरा शेड्यूलिंग सीखेंगे हम लोग, मोटा मोटी क्लियर है। यस और नो? यस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस क्लियर? मुंडू क्लियर? अभी तक शेड्यूलिंग सीखे क्या इसका? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्लियर है क्या? बिल्कुल। ये पूरी क्लियर है? बिल्कुल, खत्म। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, ये क्या शेयर होल्डर फंड के अंदर है कि अलग? अलग। क्योंकि इसको अभी तक हम शेयर कैपिटल कर ही नहीं पाए, शेयर हुआ ही नहीं। वो क्यों नहीं हुआ? देखो, नाम क्या है? बोलो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट, माने पेंडिंग अलॉटमेंट। अच्छा से फिर से, शेयर एप्लीकेशन मनी माने तुम्हारे पास अभी किसका पैसा है? एप्लीकेशन का पैसा है, पर तुमने अलॉटमेंट किया है क्या? तुमने अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया। अरे भाई, कंपनी जब शेयर इशू करता है, इशू ऑफ शेयर में हम पढ़े हैं, ठीक है, ओके, कि 2-3 पार्ट होता है उसका। कुछ
एप्लीकेशन में हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये सब नो बोलो यस, ठीक है ओके। तो अभी जब कंपनी तुम्हारा पकड़ लो, बस अभी शेयर इशू ही किया था और उसके अगेंस्ट में कंपनी को क्या मिला था बोलो, शेयर के अगेंस्ट में एप्लीकेशन, इशू के अगेंस्ट में क्या मिला था, एप्लीकेशन, और साल खत्म हो गया, करेंट फाइनेंशियल ईयर केम्स टू एन एंड, यस और नो यस। तो अभी तक तो कंपनी ने अलॉटमेंट किया भी नहीं था, तो अभी जो पैसा आया है ये तो बस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आया है। अब कंपनी को क्या पता कि हो सकता है कि ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, हो सकता है अंडर सब्सक्राइब हुआ है, कुछ भी हो सकता है। कंपनी अभी तक अलॉटमेंट सोचा ही नहीं, उसको लेके बैठने का टाइम ही नहीं मिला उसको, ठीक है ओके। तो ये शेयर होल्डर फंड कैसे हो गया, अभी काहे का होल्डर, अभी तो बस एप्लीकेशन आया है, अभी तो होल्डर डिसाइड भी नहीं हुआ है, ये सर नो यस। तो ये तो शेयर होल्डर फंड में जा नहीं सकता, ये सर नो यस, अरे बोलो, ठीक है। तो इसीलिए उसका पैसा शेयर होल्डर फंड में ना दिखा के हम लोग क्या दिखाते, अलग शेयर एप्लीकेशन मनी तो मिल गया पर उसका अलॉटमेंट अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। जब चल के सामने बढ़ेंगे, शायद ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तब चल के हमको प्रोरेटा करना पड़ेगा, कुछ को वापस करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ को पूरा ही रिजेक्ट मार दिए, यस और नो यस, कुछ को थोड़ा प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट कर दिए, ये सब पहले ठीक तो हो जाए, फिर शेयर कैपिटल फंड में घुसाएंगे। अब ये भी तो वारंट तो है नहीं, ये तो एक्चुअल शेयर कैपिटल है, तो अब तक हमको भी तो नहीं पता किसको किसको मिलेगा, हाँ या ना, हाँ। तो इसीलिए इसको टोटली अलग दिखाना पड़ता है शेयर होल्डर फंड से, बच्चों क्लियर, हाँ या ना, जल्दी, ठीक है ओके ओके। तो ये भी पॉइंट हम लोग का क्या हो गया, डन डना डन, डन डन डन, यस और नो यस, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ तो बोलो हाँ, ठीक है ओके। तो बैलेंस शीट फॉर्मेट का भैया हमको ये समझ में आ गया कि हम इक्विटी एंड लायबिलिटी से शुरू कर रहे हैं, जिसमें से पहला पोर्शन है शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर में 3 हेडिंग आ गया, एक है शेयर कैपिटल, एक है रिजर्व एंड सरप्लस, एक है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। अभी पैसा आया है, अभी तक उसका एक्सरसाइज राइट का नहीं हुआ है, यस और नो यस। दूसरा पॉइंट क्या आ गया बोलो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है अच्छे। ये पॉइंट सुनने के बाद सबसे दिल में पानी आया संकेत का, ये सब ने बोलो, अरे संकेत भाई जल्दी बोलो, ठीक है, पिछला दिन यही तो आया, ठीक है। तो थोड़ा वेट करके खाने का, एक साथ में सब कुछ नहीं खाते ना, बटर नान के साथ कोई चटनी मिला के नहीं खाता है, ठीक है। तो धीरे 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 वेट करो, ये सब बोलो यस, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, हाँ या ना, हाँ। तो अभी हम तीसरा पॉइंट पे घुसने जा रहे हैं, क्या बोलो, नॉन करेंट। अब इसी का बोल दिया, लगे हाथ शेयर कैपिटल का शेड्यूल भी निपटा देते, निपटाएंगे दीदी, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी निपटा देते, निपटाएंगे दीदी। अभी का क्लास में कि ये अगला क्लास का टॉपिक है, अगला क्लास का, धीरे धीरे चलेंगे, ये सुन नो यस, ठीक है। चलो अभी हम आगे कहां पे बोलो, नॉन करेंट लायबिलिटी, एंड उसके बाद कहां पे बोलो, ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक नॉन करेंट एंड करेंट, इसका डिवीजन कैसे होता है। जैसा कि तुम जब एसेट का शेड्यूल में जाओगे, एसेट का शेड्यूल में इतना कुछ नहीं है, एसेट का शेड्यूल में 2 ही हिस्सा है, नॉन करेंट एसेट एंड उसके नीचे, हाँ उसके नीचे अंडर सब हेड्स है, समझ में आया, उसके अंडर सब हेड्स है, मैं दिखाता हूं तुम लोग को, देखो यहां पे थोड़ा नजर फेरो, अरे कहां गया, ये देखो एसेट के अंडर में 2 ही हेड है, एक है करेंट नॉन करेंट एसेट, एक है और कुछ है क्या बोलो, नहीं, यस और नो यस। तो इसके अंदर सब हेड्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, पर मेन हेड्स कौन सा है बोलो, नॉन करेंट एंड करेंट, समझ में आया क्या, यस। तो भैया लायबिलिटी में भी 2 मेन हेड निकल के आ रहा है, 2 ही होता है, एक है नॉन करेंट लायबिलिटी, एक होता है, और एसेट में भी 2 ही हेड निकल के आ रहा है, एक है करेंट एसेट, दूसरा नॉन करेंट एसेट। तो आज तक जैसे करंट और नॉन करंट को डिवाइड करते आए थे, क्या अभी भी वैसे ही कर सकते हैं, अभी तुमको नॉन करंट और करंट का डिवीजन को सीखना पड़ेगा, ये सब बोलो यस, ठीक है ओके। तो हेडिंग मारो, हेडिंग मारो, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, लिखो हमारा क्लास का दूसरा टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, वहां पे शायद टॉपिक नंबर 2 में डीटीएल एंड डीटीए लिख दिए थे ना, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, ठीक है ओके। चलो टॉपिक नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। पहले एसेट सीखेंगे, फिर लायबिलिटी सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। देखो सी इंस्टीट्यूट का मैथ को एक बार देखो, जनरल इंस्ट्रक्शन
फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए तुमको कुछ जनरल स्टैंड अलोन तुमको क्या दिया जा रहा है बोलो, इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पे एक बार नजर फेर लो अपना। ये देखो बैलेंस शीट कैसे बन रहा है हमारा, बैलेंस शीट पीएल शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, डिवीजन 1 और सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग, पता था हमको, हाँ या ना? हाँ। अब यहाँ पे सीधा आ जाओ, देखो तुम जाओ ना आराम से ऊपर उठ के बैठ जाओ ना भाई। एक तो टॉपिक छूट गया, बस हो गया, राम नाम सत्य, मतलब सत्य है, एकदम हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी छूट गया मेरा, बाद में चल के यूट्यूब में लोग बोलेंगे कि भैया का टॉपिक छूट गया। ग्रेविटी को समझो, ये क्लास यूट्यूब में नहीं जाएगा, ऐप में भी जाएगा मेरा। और जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल से बनता है पूरा, तो उसके अंदर कंपनीज एक्ट का कितना सेक्शन आता है तुम लोग को, मतलब पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है उसको लेके, माने कंपनी लॉ जो है उसको मिला के बनता है ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपनीज एक्ट में कितना शेड्यूल्स, कितना चैप्टर्स और कितना सेक्शन होता है बोलो एक बार। बीच का कुछ भी छूट गया तो हो गया काम खत्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वी हैव स्टडीड टिल नाउ। देखो सी इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है, पहले एसेट का डिवीजन तुमको सिखाया, यस और नो? यस। ठीक है, फिर तुमको क्या सिखाया बोलो, लायबिलिटी का डिवीजन, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखने जा रहे हैं बोलो, एसेट का डिवीजन। ठीक है, तो चलो मेरे साथ में कॉपी में आ जाओ। इसको एकदम लिख के, माने क्या, इसको एकदम हाईलाइटर से लिखो पूरा, मतलब लिख के, लिखने के बाद हाईलाइट कर देना, सॉरी। ठीक है, हाईलाइटर से कौन लिख सकता है? ठीक है, ऑनलाइन वालों रेडी? তোদেরকে কি ডাকতে হবে তারপরে কথা বলবি কাশ্যপ সব সময়? ওরা যখন অনলাইনে থাকে ওরা তো এরকম করে না, ওরা তো সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে। হ্যাঁ, তোদের একটু ইমোশনাল করে দিই, আই এম মিসিং ইউ গাইস। ঠিক আছে, ওকে। আমি অফলাইনে যখন থাকি আমরা কত মজা করি, ইয়েস অর নো? আরে বলো। ঠিক আছে, ওকে। ভাব একটু আমার কথা, ভাব একটু, ইয়েস অর নো? ইয়েস। অরিত্র এরকম করলে চলে? বল। হ্যাঁ দাদা, বাবা বলো, এমন ভাবে বলছে যেন সম্বন্ধ নিয়ে এসছে। নেকা ঠিক আছে নেকামোরও লিমিট থাকে একটা। হ্যাঁ দাদা বলো। ए भाई ऐसे मत करो, करंट वगैरह चला गया मर जाएंगे। बैठे रहेंगे जब तक नहीं आएगा, फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास खत्म करके जाना है, रात 10 काहे ना बज जाए। ठीक है, क्लास खत्म करके जाना है, जब आएगा तब क्लास खत्म करके फिर छोड़ेंगे। आज यहीं पे खाना पीना सब मुफ्त। ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ ठीक है, सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। लिखो मेरे साथ में, आ जाओ। एन एसेट लिखो, एन एसेट shall be classified, an asset shall be classified as current asset। अच्छा एक बार सुन लो मैं जो बोल रहा हूं, डेफिनेशन जो गिवन है ना वो करंट एसेट का गिवन है, और जो करंट एसेट नहीं है वही क्या है बोलो, टर्म। अगर तुमको नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन पूछे तो तुम क्या लिखोगे? जो करंट एसेट नहीं है वही क्या है, तुम्हारा मुंडू। पहले लिखना पड़ेगा करंट एसेट क्या है, फिर लिखना पड़ेगा जो करंट एसेट नहीं है वो क्या है, कुछ भी। ठीक है, एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट, करंट एसेट व्हेन satisfies the following, क्या बोलो, कंडीशन। when satisfies the following कंडीशन। ठीक है, 4 तो कंडीशन है छोटा छोटा। ठीक है, और इस 4 कंडीशन के ऊपर 40 इलस्ट्रेशन बन सकता है। ठीक है, हम 40 इलस्ट्रेशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओके चलो, हमको तो बस समझना है, और मैं तो छोटा छोटा टॉपिक से समझाता हूँ, जैसे फेयर वारंट समझाया छोटा करके ना 2 मिनट में। ये सब नो, यस। तुम लोग क्या दिक्कत है, मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ? ठीक है, ना पढ़ाओ, छोड़ दो। ठीक है, मेरे को भी अच्छा नाम बनाना है। बोले कि भैया से पढ़ते हैं ना तो हो जाता है कंप्लीट, भले ही थोड़ा लंबा काहे खींचता है। मेरा नाम लंबा खींचने में दुर्नाम हो, ना खींचने से दुर्नाम ना हो। ये सब नो, यस। चलो हर्षित थोड़ा इधर भी खिला दिया करो यार।
भाई क्या ऑरिगेनो खा रहे हो? ऐसे ही ऑरिगेनो? वाह, लड़का ऐसे ही ऑरिगेनो पेल रहा है, बताओ। ठीक है, ठीक है, बड़े बड़े 4 पॉइंट है, ठीक है, लिखो। इट इज, जुनेद भाई लिखो ना भाई। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन कॉमा, बहुत ध्यान से, ठीक है, इसका एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन कॉमा, और is intended for sale, is intended for sale or consumption, or consumption in comma, or consumption in comma the company's normal, और यहां पे आ गया ये कल्प्रिट वर्ड, ऑपरेटिंग साइकिल, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, Cycle. ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग, हाँ हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहाँ पे क्या क्या हाईलाइट करना है देखो, ठीक है, सबसे पहले हाईलाइट करना है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन, ठीक है, दूसरा हाईलाइट करना है इज इंटेंडेड फॉर सेल, समझ में आया, और कंजम्पशन इन, और कंजम्पशन इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, मैं सब समझाऊंगा, जो जो हाईलाइट कर रहा हूं वो करो, धीरे धीरे सब समझेंगे। अब क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पॉइंट आउट करके भी लिखाने का जरूरत पड़ सकता है, तो मैं ना थोड़ा सा ऊपर नीचे जगह छोड़ूंगा इसका, तुम लोगों को ही बोल देना चाहिए था, मैं थोड़ा सा जगह ऊपर छोड़ दिया, थोड़ा सा नीचे छोड़ूंगा, थोड़ा थोड़ा गैप मार के दूसरा पॉइंट लिखो तो, या फिर तुम लोगों का जरूरत नहीं है तो लिखने का जरूरत नहीं, तुम लोग ऐसे ही लिखो, मेरे को समझाने में काम आएगा, मैं थोड़ा गैप मार के दूसरा पॉइंट लिखूंगा ताकि समझा पाऊं। दूसरा पेज में ही चला जाते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल को उसी पेज में खत्म कर देंगे, ठीक है, तो इसको ऊपर उठा देते हैं, चलो आओ बड़े, ऑपरेटिंग साइकिल लेके एक और पेज छोड़ देते हैं, चलो दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, वो ए लिखे थे ना, ए लिखे थे कि 1, ए ना, बी, पॉइंट नंबर बी, नहीं नहीं तुम लोगों को छोड़ने का जरूरत नहीं, तुम लोग जब समझोगे मेरे साथ साथ लिखते चलना, तुम लोग छोड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पॉइंट नंबर बी, ठीक है, लिखो इट इज हेल्ड, इट इज हेल्ड, अर्पिता বোঝা যাচ্ছে সবকিছু, হ্যাঁ, primarily for the purpose, it is held primarily for the purpose of being traded, বর্ণাভ আছিস? হ্যাঁ দাদা। ভেরি গুড, it is held primarily for the purpose of being traded, ठीक है, ओके, इस यहाँ पे छोटा सा गैप छोड़ूंगा, ज्यादा नहीं चाहिए। सी, इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोग भी लिख लो, टू बी रियलाइज्ड, তোরা কেউ তোদের কোনো সিলেবাসের বই ধরবি না যতক্ষণ না আমি যেদিনকে বলবো যে কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট শেষ হয়ে গেছে। এম আই ক্লিয়ার টু ইউ? ইয়েস অর নো বলো, ঠিক है, কোনো বই ওপেন করবি না, যখন আমি সানডे बोलबो आई एम डन विथ सीएफएस, देन आई एम डन विथ सीएफएस, ठीक है, उसके बाद बुक खोलो, महाबुक खोलो, जो भी खोलो, ऑलरेडी सब कुछ चीज तुमको पता है, यस और नो? यस, ठीक है, Yes. तब तक बुक खोलने का कोई जरूरत नहीं है। चलो, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 months, 12 months को हाईलाइट करना, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 months, ये तुम लोग जो 12 मंथ्स वाला सोच रहे हो वैसा नहीं है, ठीक है, ओके, 12 months आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, बारिश हो रहा है,
इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, 12 मंथ्स और रिपोर्टिंग डेट को हाईलाइट करो। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट कम्स, पॉइंट नंबर डी। इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट। इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है। ठीक है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वैसे हम लोग तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हमको पढ़ना पड़ेगा। एसेट जो है उस शेड्यूल में हमको वैसे भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को पूरा सीखना पड़ेगा, समझे? ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? कैश, बैंक, ये सब ना बोलो, चेक इन ट्रांजिट, चेक इन हैंड, ठीक है, ओके, ये सब क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट, ये सब क्या होता है? बोलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कैश और कैश का इक्विवेलेंट में है, पर इसका इन डेप्थ डेफिनेशन हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड यहाँ का भी जो नोट्स है उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा एंड इंपॉर्टेंट टर्म है। तुम लोग अभी बस थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या सीख के रखो? कैश, बैंक, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, ओके, चेक इन हैंड, चेक इन ट्रांजिट, ये सब वगैरह, ये सब नो, यस, ठीक है। तो इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट unless, it is cash or cash equivalent unless ये टिकेगा नहीं। हाँ हाँ, अभी बारिश नहीं चाहिए था, माहौल थोड़ा खराब हो गया। रेस्ट्रिक्टेड, चलो 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 प्रेम, बारिश में खो मत जाओ, छोड़ो बारिश को, ठीक है, वरना आंखों से बारिश होगा। ठीक है, आ जाओ। इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, फ्रॉम बीइंग exchanged, from being exchanged or used, for being exchanged or used to settle liability, to settle liability for at least 12 months, for at least 12 months after the reporting date, after the reporting date, after the reporting date। यहाँ पे तुम हाईलाइट जो करोगे वो है, वैसे तो समझाऊंगा मैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हाईलाइट करो, अनलेस को हाईलाइट करो और रेस्ट्रिक्टेड को हाईलाइट करो। अनलेस को हाईलाइट करो, रेस्ट्रिक्टेड को हाईलाइट करो। ना ना आरो আছে, रुको, ठीक है। अच्छा, इसको कर दिए, हाँ, फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, इसको हाईलाइट कर दो बस। ठीक है, ये हो गया करंट एसेट का डेफिनेशन। और जैसे ही तुम्हारा करंट एसेट का डेफिनेशन होता है, नॉन करंट एसेट बस एक लाइन ऐड करता है, क्या? एनीथिंग व्हिच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट विल बी क्लासिफाइड एज, ऐड कर दो लाइन को, ऐड कर दो लाइन को, बस इसी लाइन को ऐड करो, जो मैं लिखा ला वही ऐड करो। ऑल अदर एसेट्स, all other assets shall be classified as non current, all other assets shall be classified as non current। बस यहां से हम लोग का अंडरस्टैंडिंग होता है शुरू। चल गुरु, हो जाए शुरू। ठीक है, पहला पॉइंट, करंट एसेट क्या होता है? बोल रहा है ऑल एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट।
ठीक है, which is when it is expected to be realized, ठीक है, और इंटेंडेड फॉर सेल। ऐसा कोई भी एसेट जिसको या तो तुम रियलाइज कर लोगे उसका वैल्यू को, या फिर तुम उसको क्या कर दोगे, बोलो सेल मार दोगे उसको, हाँ या ना, हाँ, और कंज्यूम कर जाओगे उसको, यस और नो, यस। बहुत सारा एसेट ऐसा भी होता है जिसको हम धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, बोलो कंज्यूम, हाँ या ना, हाँ, कंज्यूम कर जाओगे इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऐसा कोई भी एसेट जो या तो तुम सेल मार दोगे, यस और नो, यस, या फिर उसका वैल्यू रियलाइज हो जाएगा, ठीक है, माने एसेट खत्म, या फिर कंज्यूम कर लेंगे, माने एसेट को कंज्यूम कर लेंगे, यस और नो, यस, विद इन द रडार ऑफ द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, तो सबसे पहले मुद्दा यहाँ पे ये उठ के आता है कि भैया आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, हाँ या ना, हाँ। ये जो बोल रहा है ना, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, या फिर इंटेंडेड फॉर सेल, या फिर कंजम्पशन, ठीक है, ओके। इसका जो कैलकुलेशन होता है ना, कहां से, अगर करंट ईयर में हो गया तो एक्सपेंस है, करंट ईयर में जो तुम्हारा कंज्यूम या फिर रियलाइज हो गया वो क्या है, बोलो एक्सपेंस, वो तो एसेट होगा नहीं, हाँ या ना, हाँ। एसेट का रडार कहां से शुरू होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर से, करंट फाइनेंशियल ईयर का एंड से, माने रिपोर्टिंग डेट का एंड से। ये जो करंट एसेट देखना शुरू करोगे या फिर नॉन करंट एसेट को देखना शुरू करोगे, वो करंट रिपोर्टिंग पीरियड का एंड से शुरू करोगे ना, यस और नो, यस। ये एक बहुत अच्छा सा चीज ध्यान में रखना। अगर तुमको बोल दिया 3 मंथ्स, क्या बोलो, विल बी रियलाइज्ड इन 3 मंथ्स। अब ये 3 मंथ्स का क्या मतलब है, 3 मंथ्स तो करंट फाइनेंशियल ईयर में भी हो सकता है, हाँ। तुमको क्या बोलना पड़ेगा, 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तब समझ के आएगा भाई करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है, यस और नो, यस, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ करंट और नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स starts from the end of, very good, from the end of the reporting period। क्या ये बात हमको पता नहीं था क्या, वेरी गुड, रिपोर्टिंग पीरियड। अब ये रिपोर्टिंग पीरियड क्या बोला है, एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यस और नो, यस। ये बात क्लियर हुआ कि भैया रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है, यस और नो, यस, ठीक है। अच्छा, अब तुमको बोल दिया कि कोई एसेट के बारे में और तुमको मेंशन नहीं किया ये बात कि रिपोर्टिंग पीरियड, तो भी तुम एज्यूम करोगे कि जो डेटा दिया हुआ है वो एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से ही दिया हुआ है। तुमको बोल दिया एसेट विल बी रियलाइज्ड विद इन 3 मंथ्स और कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो क्योंकि एसेट है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये रिपोर्टिंग पीरियड का एंड से ही है, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग पीरियड का एंड से नहीं होता तो एसेट ही नहीं होता, एक्सपेंस होता, यस और नो, यस। एवरीवन क्लियर ऑनलाइन, हाँ या ना, यस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम क्या सीखने वाले हैं, अभी बोलो ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल समझो, फिर दूसरा बात होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन को मैं लिखूंगा नहीं, यहां से लेके आ रहा हूं, बाद में तुम लोग लिख लेना, एम आई क्लियर, यस और नो, यस, ठीक है, लिख लेना याद करके, और सबसे पहला तो मेरे से पीडीएफ मांग लेना, ठीक है। चलो, ये आ गया तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन, और लिखा के मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं। चलो, क्या बोल रहा है देखो, तो पहले यहां पे देखो फिर मैं समझाता हूं। An operating cycle is the time between acquisition of asset for processing and realization in cash or cash equivalent। माने कहां से लेके कहां तक तुमको ऑपरेटिंग साइकिल बोल रहा है जब से तुमने एसेट को एक्वायर किया वहां से लेके जब तुम उसका वैल्यू को रियलाइज करोगे कैश और कैश इक्विवेलेंट में। मैं समझाऊंगा, अभी चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। क्या बोला, जहां पे मैंने एसेट को, मैं अब मेरे लैंग्वेज में बोलता हूं, जहां पे मैंने एसेट को परचेस किया और जहां पे वो एसेट पूरा कन्वर्ट होके फिनिश गुड्स में मेरे को मेरा पैसा वापस लाके देगा, वो मेरा है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल। नहीं समझ में आया, पकड़ लो। से फॉर एग्जांपल मैंने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया, क्या किया बोलो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैंने किया, परचेज किया, से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल, ठीक है, ओके। अब रॉ मटेरियल से वो वर्क इन प्रोग्रेस में गया, यस और नो, यस, वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस में वो गया, ठीक है, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस से वो कहां पे गया बोलो, फिनिश गुड्स, ठीक। जैसे ही फिनिश हो गया संग संग गोडाउन चला गया, ठीक है, ओके। गोडाउन से निकल के कहां चला गया बोलो, शोरूम, पकड़ लो, शोरूम में चला गया।
शोरूम से बिक गया, सेल हो गया, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हुआ, पकड़ लो मेरा 1 अप्रैल। फिर मेरा माल WIP में गया, फिर मेरा माल कहा गया बोलो, फिनिश गुड्स, फिर वहां से गोडाउन में चला गया, गोडाउन से शोरूम, शोरूम से सेल हो गया। अब सेल दो टाइप का हो सकता है, या तो तुम्हारा हो गया क्रेडिट सेल, या फिर हो गया तुम्हारा कैश सेल। ये सब नो, अगर कैश सेल हो गया, पकड़ लो कैश सेल हो गया मेरा अप्रैल तो मई, पकड़ लो 15th में क्या हो गया मेरा, 15th में मेरा कैश सेल हो गया, तो मैं बोलूंगा मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 1 अप्रैल से क्या बोलो 15th में मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आया, माने 1.5 महीना, यस और नो, यस 1.5 मंथ, यस ठीक है। या फिर डेज में बोलना चाहो तो डेज में भी बोल सकते हो, तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। और अगर पकड़ लो क्रेडिट सेल हुआ और पैसा मुझे रियलाइज हुआ 30th मई को, कब 30th में, यस और नो, यस, तब मैं क्या बोलूंगा मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 1 अप्रैल से क्या है बोला 30th में, माने 2 महीना, यस और नो, यस। माने जहां पे तुम्हारा माल का परचेज हुआ और वहां से वो माल कन्वर्ट होके जब कैश और कैश इक्विवेलेंट में रियलाइज हो गया, उस दौरान जो ड्यूरेशन है उसी को हम प्यार से क्या बुलाते हैं बोलो, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल समझ में आया क्या, यस और नो, यस ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या, कुछ नहीं, ठीक है, बट सम्स में कॉम्प्लिकेशन होगा, वो मैं समझाऊंगा पर धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले एक एक करके, पहला तो रिपोर्टिंग पीरियड समझे। रिपोर्टिंग पीरियड माने तुम्हारा करंट फाइनेंशियल ईयर, और एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड माने एंड डेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यस और नो, यस, एम आई क्लियर, हाँ या ना, हाँ यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल। ऑपरेटिंग साइकिल माने क्या समझे भैया, आपने जब माल खरीदा, रॉ मटेरियल आपके पास जब आ गया, और वहां से लेके जब कन्वर्ट होके वो फिनिश गुड्स होके बिक गया, जिस दिन पैसा आया वो आपका क्या है, कंप्लीशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, यस और नो, यस। अब अगर क्रेडिट सेल हुआ तो जिस दिन डेटर्स पैसा देगा वो दिन ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होता है, कैश सेल होगा तो देन एंड देयर, यस और नो, यस। यहां तक क्लियर है। एफएम का थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में एफएम का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, ठीक है, ओके। मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, एफएम का अगर कॉन्सेप्ट हम उठा लेना थोड़ा, ठीक है। एफएम में क्या होता है, पकड़ लो मैंने परचेस किया, अकाउंट्स का कहां से शुरू हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल परचेस से। एफएम का ऑपरेटिंग साइकिल शुरू होता है जिस दिन मैं अपने क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा उस दिन से। संग संग माल खरीद के तो कोई पेमेंट करता नहीं है, तो परचेज डेट और क्रेडिटर्स पेमेंट डेट अलग हो जाता है। एफएम का ऑपरेटिंग साइकिल शुरू होता है जिस दिन मैंने क्रेडिटर को पेमेंट किया उस दिन से, उस दिन से जिस दिन मेरे को मेरा डेटर्स पैसा दिया उस दिन तक। नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ, यस और नो, यस। पर यहाँ पे हम वो फॉलो करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों बोला, क्योंकि कंफ्यूज करने का कोशिश कर सकता है। कंपनीज एक्ट इज वेरी क्लियर कि जिस दिन, देखो भाई ये तो कंपनीज एक्ट का ही प्रोविजन है, हाँ या ना, हाँ, कि भाई जिस दिन तुमने एक्वायर किया, तुम्हारा कब पैसा दिया नहीं दिया वो मतलब है कि मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं है, दैट इज इरेलीवेंट। तुम्हारे पास जिस दिन तुम्हारा क्या आ गया बोलो, एसेट आ गया, यस और नो, यस। फिर उसके बाद तुमने प्रोसेस किया एसेट को, माने रॉ मटेरियल से क्या कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड्स, और फिर चल के तुम्हारा जिस दिन कैश रियलाइज हुआ उस दिन तुम्हारा क्या है बोलो, ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होता है, यस और नो, यस। एम आई क्लियर, यस और नो, यस, ठीक है। वेयर द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, भाई स्टार मारो, वेयर द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, माने तुम एक ऐसा कंपनी हो जो अपना ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर नहीं पा रहा है, ठीक है, तब कंपनी लॉ बोल रहा है इट इज एज्यूम टू बी ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स। समझ में आया, तुम्हारा नॉर्मल मतलब ऑपरेटिंग साइकिल तुमको पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है, तो तुम क्या पकड़ लोगे बोलो कि तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है बोलो, 12 मंथ्स। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, यस और नो, यस, ठीक है, ओके, एम आई क्लियर, हाँ या ना, क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलो अब तुमको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा इस चीज को, यस और नो। मेरा जो एसेट है ना, मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है ये, मेरा ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर का रेडार यहां से शुरू होता है और पकड़ लो यहां पे खत्म हो रहा है। तो मैंने इसको परचेस किया 1/4 को, क्या बोलो, 1/4 को, ठीक। और ये हमारा मेरा रियलाइज हो गया, मेरा एसेट रियलाइज हो गया, पकड़ लो से फॉर एग्जांपल 110 को, कब 110 को, 110 को, हाँ या ना, हाँ, क्लियर हुआ, यस और नो, यस, ठीक। अब जैसे ही मेरा 110 को रियलाइज हो गया, ठीक है, पकड़ लो से फॉर एग्जांपल कितना महीना हुआ यहाँ पे, 6 महीना, 6 महीना हो गया, यस और नो, यस। तो पहले बोलो तो ये करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है, क्या लगता है, धीरे धीरे एक एक करके मैं तुम लोगों को कंफ्यूजन से निकालूंगा, चिंता का विषय नहीं है, समझ में आया, ठीक। चलो पहले बोलो ये करंट है कि नॉन करंट है, करंट एसेट है, हाँ ये एसेट है,
ये एसेट है, करंट माने ऑपरेट। ये एसेट है। गांजा करंट फाइनेंशियल ईयर में ही परचेस हो गया, करंट फाइनेंशियल ईयर में ही खत्म हो गया, ये एसेट है क्या? नहीं, मैंने क्या बोला, एसेट का कैलकुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। क्या बोला? फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल और करंट एसेट को कंफ्यूज मत करो। मैंने क्या बोला, दिमाग का दही बनने वाला है आज, ठीक है? तो बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है? ये एसेट है क्या कि एक्सपेंस? एक्सपेंस, करंट ईयर का ही परचेस, करंट ईयर का ही सेल। यस और नो? यस। ये क्लोजिंग स्टॉक में आएगा तुम्हारा, तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा तो करंट एसेट में कैसे आ गया? ये माल तुम्हारा, माल तो बिक गया। यस और नो? यस। तो एसेट को देखना कहां से शुरू करोगे? परचेस डेट से नहीं, एसेट आपको बुलाना तब शुरू करेंगे जब रिपोर्टिंग पीरियड को खत्म करेंगे आप। यस और नो? यस। ठीक है? तो अगर तुमको बोलता है कि तुम्हारा एसेट जो है वो पकड़ लो 3 महीना में रियलाइज हो गया, यहां पे कितना महीना में रियलाइज हो गया? 6 महीना में, ठीक है? ओके, तो बोलो कि करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है? तुम तो बोलोगे 6 महीने में रियलाइज हो गया, माने परचेस डेट से अगर 6 महीना में रियलाइज हो जाता है और वो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंडर फॉल करता है, वो तो गांजा एसेट ही नहीं है, वो तो एक्सपेंस है। तो पहले बोलिए, ये जो 6 महीना में रियलाइजेशन का बात कर रहे हैं, ये करंट फाइनेंशियल ईयर में है कि एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से? नहीं समझ में आया? आया? यस और नो? यस। ठीक, अब देखो, अब अगर मैं तुमको बोलूं कि से फॉर एग्जांपल एसेट estimated, asset estimated to be realized, क्या बोलो? asset estimated to be realized within say for example 8 months, क्या बोलो? 8 months. within 8 months। अब जैसे ही बोलोगे 8 मंथ्स, तुम लोग का दिमाग में वो मच जाएगा, 8 मंथ्स अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर गया तो एसेट ही नहीं है, करंट नॉन करंट तो मारो गोली। तो 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, वहां पे जाके सवाल होता है कंप्लीट। समझ में आया? 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द End of the reporting period. रिपोर्टिंग पीरियड। वेरी गुड, अभी ग्रैब हो रहा है धीरे धीरे। Yes. एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, यस और नो? यस। ठीक, अब तुमको बोल दिया तुम्हारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है, जो तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है, वो तुमको मेंशन कर दिया। से फॉर एग्जांपल पकड़ लो 10 मंथ्स, क्या बोलो? 10 months. 10 मंथ्स। ठीक, अब तुमको बोला कि भाई ये तुम्हारा करंट एसेट है कि तुम्हारा नॉन करंट एसेट है? समझ में आया? यस और नो? यस। इसका डिटर्मिनेशन हम सीखेंगे, पर पहले बाकी पॉइंट्स को पढ़ेंगे। समझ में आया? यस और नो? यस। अब ऊपर चलो वापस से, धीरे धीरे समझो, ठीक है? ये ऐसा खाना है जो तुम एक बार में खा नहीं सकते, ठीक है? चलो, बोल रहा है तुम्हारा एसेट तब करंट एसेट बनेगा जब इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, और क्या बोलो? इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यस और नो? यस। ठीक है, ओके ओके। दूसरा पॉइंट में आओ, क्या बोल रहा है? अच्छा, दूसरा पॉइंट कहां गया? ये इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। तुम्हारा जो एसेट है वो प्राइमरीली कौन सा पर्पस के लिए है? बोलो। ट्रेड, माने ऐसा कोई भी चीज जो तुम फर्दर बेचने के लिए खरीदे हो। क्या बोलो? ऐसा कोई भी चीज जो तुम फर्दर ट्रेड करने के लिए खरीदे हो, ऐसा कोई भी चीज जो तुम फर्दर ट्रेड करने के लिए खरीदे हो। तो मुंडू तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल, मुंडू तुम्हारा रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है? ओके, वो चाहे कुछ भी हो, अगर तुम्हारा पर्पस उस एसेट को सामने बेचना है तो वो क्या है? बोलो, तुम्हारा करंट एसेट। बात खत्म। वो तुम्हारा क्या है? बोलो, करंट एसेट। इसीलिए तुम्हारे पास जो स्टॉक है, तुम्हारे पास क्या है? बोलो, जो स्टॉक है, वो स्टॉक चाहे तुम 500 साल भी होल्ड काहे ना करो, स्टॉक क्या बनेगा? बोलो, करंट एसेट। समझ में आया? एक एक करके, ठीक है? पहला में क्या पढ़े? ऐसा कोई भी एसेट जो तुम्हारा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर तुम्हारा रियलाइज, कंज्यूम या फिर क्या हो जाएगा? सेल, वो तुम्हारा क्या है? करंट एसेट। सही बात। दूसरा क्या आ गया बात निकल के कि भाई अगर आप कोई भी एसेट को खरीदे हो, आपका जो है एसेट वो आप हेल्प किए हो प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, तो मुंडू घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑपरेटिंग क्या है, मुंडू वो क्या है? आपका करंट एसेट। ठीक, अब 3 नंबर पॉइंट में आ जाओ। क्या बोल रहा है? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। माने तुम्हारा रिपोर्टिंग डेट कब खत्म हुआ? 31 मार्च। उसके अंदर 12 महीना के अंदर ही रियलाइज हो जाएगा।
तो ऑपरेटिंग साइकिल को मारो गोली, क्या दिक्कत है भाई, 12 महीना के अंदर रियलाइज हो रहा है तो करंट एसेट ही होगा। ये सब नो, यस Yes. समझ में आया क्या, ये सब नो, यस। पहले ना 3 पॉइंट को क्लब करते हैं, अपने पास जो 3 पॉइंट है उसको पहले क्लब करते हैं, ठीक है। क्या क्या आया पॉइंट, नीचे आ जाओ देखो। एक तो ऐसा कोई भी एसेट जो कि मैं क्या कर दूंगा बोलो, सेल या फिर कंज्यूम कर लूंगा या फिर रियलाइज हो जाएगा Realize. विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये सब नो, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, अगर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग है मेरा, ठीक है, मेरा उस चीज का धंधा है तो वो भी मेरा करंट एसेट, ये सब नो, यस। और तीसरा बात क्या निकल के आया कि फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर 12 महीना के अंदर अंदर वो कन्वर्ट होके आ जाता है, ठीक है, ओके, तो वो हमेशा क्या है बोलो, Current asset. यहां तक क्लियर हुआ। इसके बेसिस पे एक इलस्ट्रेशन करें हम लोग, इसके बेसिस पे जब तक इलस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, एक एक पॉइंट करके करते हैं, ये सब नो, यस, ठीक है। पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल तुमको बोल दिया स्टॉक परचेस्ड, क्या बोलो, स्टॉक Stock परचेस्ड, स्टॉक परचेस्ड, स्टॉक खरीदा तुमने 1 अप्रैल को, कब स्टॉक परचेज हुआ तुम्हारा 1 अप्रैल, बेचने के लिए खरीदे होगे ना, ये सब नो, यस, ठीक है, ओके। अब इस स्टॉक को तुमको बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स, क्या बोला, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड आफ्टर 3 इयर्स, तो पकड़ लो तुमने 1/4/2021 में खरीदा, ठीक है, बेचोगे कब जाके, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, ये 24 में जाके बेचोगे तुम, ठीक है। 2024 इज द ईयर जब जाके तुम इसको बेचोगे, ठीक। तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल बोल दिया बिजनेस का 16 मंथ्स, क्या बोलो, 16 मंथ, ठीक है। ये करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट, इसी का क्या है, ये स्टॉक है ना जो पर्पस का सेल की, ठीक है, उधर भी पूछते हैं। और तो करंट एसेट है नॉन करंट एसेट, तुम्हारा नॉन करंट एसेट, हाँ बोल तो, नॉन ओ है, हम करंट एसेट, ठीक है। बाकी लोग बोलो, जो लोग बुद्धिमान हो, ठीक है, इस পটেটো को छोड़ के जो लोग বুদ্ধিমান हो, ঠিক আছে, তুই না কি বলবি বলতো, তুই এই পাঞ্জাব আলুগুলো আছে না, তুই সেটা যেটা সিদ্ধ হয় না প্রেসার কুকারে দিল, ঠিক আছে, তুই হচ্ছিস পাঞ্জাব আলু। তো বুঝতে পেরেছি তোমার 16 মান্থসে তোমার ওই পিরিয়ডটা পরে যেটা তোমার বুঝতে থাক পেরেছি থাক 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 থাক, छोड़ दो बाबू, छोड़ दो, ठीक है। जो लोग का लॉजिक काम करता है वो लोग बोलो भाई क्या है ये, स्टॉक है, तो स्टॉक इज प्राइमरीली हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, ये तो नो, यस। अब चाहे इसका रिकवरी 500 साल बाद भी क्यों ना हो, स्टॉक क्या है मेरा, करंट एसेट। Current asset. यही एग्जांपल को घुमा देते हैं। अब स्टॉक नहीं है, एक ऐसा एसेट है, पकड़ लो एसेट, से फॉर एग्जांपल कोई भी नाम बोलो, एसेट, ठीक है, क्या बिल्डिंग एसेट पकड़ लो एक्स, नाम से नहीं जाएंगे, नाम से कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के दिमाग में ना नाम से सेट है, बिल्डिंग माने नॉन करेंट, ठीक है, ओके, ये माने करेंट, हम लोग का नाम से सेट है ना, नाम पे नहीं जाते। पकड़ लो एसेट एक्स, ठीक है, और तुमको बोल रहा है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, क्या बोलो, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। अब तुमको अगर कुछ मेंशन ना कर दे तो ये एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से ही बोल रहा है, हाँ या ना, हाँ। पकड़ लो मेंशन मैंने कर दिया, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज फ्रॉम द, ना, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 14 मंथ्स, क्या बोलो, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 14 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। हो गया काम खत्म, ये सब नो, यस। अब तुमको पूछा कि ये करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है, अब तुम बिना ऑपरेटिंग साइकिल का निकाल सकते हो क्या, बोलो नहीं, तुमको पता है भाई मेरा ऑपरेटिंग साइकिल देखना पड़ेगा, बिना ऑपरेटिंग साइकिल देखे तो मैं कर नहीं सकता, ये सब नो, हाँ या ना, हाँ, ठीक। चलो तुमको ऑपरेटिंग साइकिल बोल दिया, से फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग साइकिल है तुम्हारा 12 मंथ्स, क्या है, 12 मंथ्स। अब तुमको पूछा ये करंट है कि नॉन करंट है, ठीक है, रुक जा बाबू, मैं सिखाता हूं, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे मैं सिखाता हूं, ठीक। तुमको पूछा है करंट है क्या, नॉन करंट है, आ जाओ, मेरे को क्या डिटरमाइन करना है भाई, मेरा करंट एसेट है क्या, नॉन करंट एसेट है, यही तो डिटरमाइन करना है, ठीक। करंट एसेट होने का तो 2 ही शर्त, ये तो ट्रेड है नहीं, ट्रेड का तो अब 2 ही शर्त है, क्या है, एक तो अगर रिपोर्टिंग पीरियड का, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड का अगर 12 महीना के अंदर बिक गया तो हो गया करंट एसेट, ये सब नो, यस। और अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में बिक गया तो भी मेरा क्या है बोलो, करंट एसेट। मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 12 मंथ्स, तो दोनों ही केस में मेरा क्या आ रहा है आंसर, बोलो 12 मंथ्स। पर माल बिका कब, बोलो
14 मंथ्स, तो करंट 14 एसेट के नॉन करेंट एसेट? हाँ, वेरी गुड। Non-current asset. अभी तो पार्टी, अभी तो पार्टी। हाँ, अभी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ग्रैब करोगे तब ना समझ में आएगा। ठीक है, इतना ठंडा लग रहा है पोलर बियर है, चद्दर ओढ़ के बैठे हो एकदम, इतना ठंडा इंसान को कैसे लग सकता है? बढ़े सामने बढ़े, हाँ या ना? हाँ, ये समझ में आया तो बोलो हाँ। ठीक, चलो फिर आओ सामने बढ़ते हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट, जी अरे जोर से बोलो, सीएमए इंस्टीट्यूट जिंदाबाद। अरे ऑनलाइन वालों बोलो आईसीएमएआई जिंदाबाद। जिंदाबाद। वेरी गुड, चलो आ जाओ, निकालते हैं। अब तुम लोग का जीना हराम करते हैं, आ जाओ चलो। चलिए बोर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ सीएमए इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है? While preparing the balance sheet on 31st March 2021, ये क्या है मेरा रिपोर्टिंग पीरियड का एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड है ना, 31st March 2021। यस और नो? यस, ठीक है। The accountant of ABC Limited is confused regarding classification of the following trade payables into current and non payables है क्या? तब तो लाइबिलिटी हो गया, एसेट का कुछ नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस इनमें अरे यार ये तो लाइबिलिटी का हो गया। अरे चलो तो लाइबिलिटी को घुमा देते हैं हम लोग, मेरे को क्या है, मैं क्वेश्चन ही घुमा दूंगा। ठीक है, ओके, मैं क्वेश्चन ही घुमा देता हूँ। ठीक है, ओके, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? वैसे तो ट्रेड पेबल्स का है, मैं घुमा देता हूँ। ठीक, ये सर नो बोलो, यस, ठीक है, ओके, आ जाओ। बोल रहा है व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, ठीक है, ये डेटा पकड़ लो, ट्रेड पेबल्स का नहीं है। यस और नो? यस। ये डेटा किसका है बोलो? एसेट का है। ये डेटा किसका है? एसेट का है। ठीक है, ओके, एम आई क्लियर? हाँ, ये पकड़ लो, अमाउंट ड्यू नहीं है, ये है रियलाइजेशन वैल्यू। क्या है? पकड़ लो, रियलाइजेशन वैल्यू। माने तुमको इतना पैसा देने वाला कि मिलने वाला है? मिलने वाला है। ठीक, ये सब नो? यस, ठीक है। अब आ जाओ, अब तुमको ड्यू डेट बोल दिया है कि कब से मिलने का बात था। ठीक, अब तुमको टू बी सेटल्ड माने टू बी रियलाइज कर देते हैं, माने एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन। ये सब नो? यस। अब तुमको क्लासिफाई करने बोला है कि करंट एसेट है क्या, नॉन करंट एसेट? ये सब नो? यस। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या बोल दिया? 15 मंथ्स। ठीक है, हम क्वेश्चन को घुमा दिए, तब चल के क्वेश्चन अपना बन गया। बड़े चलो एक एक करके शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1 पहले बताओ, एसेट नंबर, मैं एक दो ठो में हेल्प करूंगा तुम लोग का, बाकी तुम लोग अपना मर्जी का मालिक। आ जाओ, चलो एसेट नंबर A1, चलो एसेट नंबर 1। ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? वैल्यू को मारो गोली, हमको क्या फर्क पड़ता है? वैल्यू से हमको कोई मतलब है? वैल्यू से क्या मतलब है? हमको डेट चाहिए। मेरे को कौन सा डेट से देखना है मेरे भाई? बोलो। 31st 2021, यहां से मेरे को देखना है। यस और नो? यस। अच्छा, ये रियलाइज कब हो रहा है भाई? टू बी सेटल्ड इन 18/5/2021। ठीक है, अब पकड़ लो, आ जाओ। मेरा एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड क्या है मेरे भाई? 31st March 2021। यस और नो? यस। और जाके रियलाइज कब हो रहा है ये? 18/5/2021। अब बोलो करंट है कि नॉन करंट है? अरे एक ही चीज में हो गया ना, पहला शर्त कि अगर रिपोर्टिंग पीरियड का एंड का 12 महीना के अंदर अगर रियलाइज तुम हो रहे हो तो तुम क्या हो बोलो? करंट एसेट। तो ये क्या आ गया बोलो? करंट एसेट। सिंस इसका रिकवरी क्या हो रहा है बोलो? 12 महीना का अंदर। एम आई क्लियर? यस और नो? यस, हो गया। ठीक है, चलो अब दूसरा करो, मैं चुप हूं। दूसरा करो, सॉल्व इट। चलो चलो चलो, कॉपी में करो भाई, जल्दी करो दूसरा। दूसरा सॉल्व करो, प्रेम जल्दी से बोलो तो।
नॉन करंट। नॉन करंट, लोग आंसर दे रहे हैं नॉन करंट। नॉन करंट, ठीक है, ऐसे ही देख देख के बोलेंगे कि एक्चुअली प्रूव करेंगे? एक्चुअली देखेंगे ना, आ जाओ। ठीक है, इसके बाद वाला एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड कब का हो रहा है मेरा? 31 मार्च 2021। अच्छा, रियलाइजेशन डेट क्या दिया हुआ है? 15/9/2022। ठीक है, अब मेरे को दो चीज देखना पड़ेगा, या तो तुम मेरा एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड का 12 महीना के अंदर आ रहे हो क्या? मेरा 12 महीना का अंदर आ रहा है क्या एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड का? 12 महीना कब जाके कवर हो रहा है मेरा? मेरा 30/3/2022 को 12 महीना कवर हो रहा है, हाँ या ना? 30 मार्च 2022 को मेरा 12 महीना खत्म हो रहा है ना, ये सन नो? यस, ठीक है, चलो पकड़ लो, तुम लोग 1/4 भी बोल सकते हो, एज गुड एज 31st और 1, ये सन नो? यस, बट ये तो 12 महीना का प्रोविजन में फॉल नहीं कर रहा है। ठीक, अब जाके देखेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर शायद आ जाए। ऑपरेटिंग साइकिल कब है? 15 महीना। ऑपरेटिंग साइकिल कब का है बोलो? 15 महीना। पर ये गांजा कब रियलाइज हो रहा है? कितना महीना ले रहा है रियलाइज होने में? कितना महीना ले रहा है बोलो? एक तो तुम्हारा यहाँ पे 12 महीना कवर हो गया टिल अप्रैल, ये सन नो? यस, टिल अप्रैल मेरा 12 महीना कवर हो गया। अब अप्रैल से लेके सामने कितना बढ़ रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर का और आधा माने 5.5। ठीक, तर मैंने 12 प्लस 5.5 कितना महीना आ रहा है? 17.5 मंथ्स। ठीक है, ये रियलाइज हो रहा है 17.5 मंथ्स पे, जबकि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मल कितना है? 15 महीना। तो ना तो ये ऑपरेटिंग साइकिल का शर्त को कंप्लाई कर पाया, ना रिपोर्टिंग डेट का एंड से 12 महीना को कंप्लाई कर पाया, तब चल के ये क्या बन गया बोलो? नॉन करेंट एसेट। नहीं समझ में आया होगा? आ गया? बस मस्त। तो तुम लोग चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, आ जाओ, सॉल्व इट, जल्दी जल्दी जल्दी, इस ट्रिक को रखो ना, जल्दी जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग गाइस। प्रेम बोल रहा है उसके हिसाब से करंट है, बाकी लोग के हिसाब से रिपोर्टिंग पीरियड का 12 महीने का तो क्रॉस कर रहा है। अब अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आता है तब ठीक है, वरना करंट है, मतलब नॉन करंट हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं नॉन करंट है। रिपोर्ट ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 15 महीना है, इसका रियलाइजेशन कितना महीना में हो रहा है? 16 months। 16 मंथ, तब तो नॉन करंट है। नॉन करंट। तो निकिता कौन सा भांग पी रही है? अरे गांजा इंसान, गलत शलत बोल रही है लड़की। 2020। एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड क्या है मेरा? 31 मार्च 2021, यस और नो? यस। और ये रियलाइज कब हो रहा है? 16/7/22। 16/7/2022। ठीक है, 16/7 की 15/7? 15/7 एक ही बात है भाई। 15/7/2022, यस और नो? यस। सबसे पहले देखते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है रिपोर्टिंग डेट से 12 महीना के अंदर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसका 12 महीना तो तुम्हारा 31 मार्च को ही आ जाएगा ना, यस और नो? यस। तो अब देखते हैं कि इसका रियलाइजेशन फिर महीना कितना हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, यस और नो? यस। इसका रियलाइजेशन महीना कितना हो रहा है बोलो मुझे? 12 महीना तो तुम्हारा टिल अप्रैल हो गया। ठीक है, ओके। और फिर अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई का आधा। ठीक है, अप्रैल पूरा गया, मई पूरा गया, जून पूरा गया, और जुलाई का आधा। जुलाई का आधा माने 3.5 महीना, 3.5 मंथ्स, ये सन नो? तो टोटल कितना आ गया? 15.5 महीना। बट मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 15 मंथ्स, ये सन नो? यस। तब चल के ये क्या बन गया बोलो? नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट और मतलब एसेट और लायबिलिटी का ना कैलकुलेशन का मोटा मोटी सेम ही है। ठीक है, तो अगर हमारा आंसर सही है तो यहाँ पे नॉन करेंट मतलब करंट मतलब पहला वाला क्या बना अपना? करंट लायबिलिटी। तो पहला वाला भी अपना क्या बना था बोलो? करंट एसेट, यस और नो? यस। दूसरा से सब क्या बना बोलो अपना? दोनों बैक टू बैक नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और यहाँ पे भी हमारा क्या बना बोलो? नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। तो आंसर सही आ रहा है, यस और नो? यस। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप लोग को समरी में, यस और नो? यस। ए भाई लोग मजा आ रहा है? थोड़ा आवाज लगाओ, एक ही जन का आवाज मिल रहा है मुझे। ए भाई चुप करो ना यार, चुप करो ना, तो बाहर जाके ना ऑनलाइन में ज्वाइन करो, जाओ। बात करो भाई, मैं टाइम दूंगा, ये पहले ऑपरेटिंग साइकिल का ये खत्म कर ले तो मैं 10 मिनट दूंगा, मेरा कमिटमेंट है। इन लोगों को भी मैं दूंगा ना 10 मिनट।
एक तो दिमाग का दही बन रहा है तुम लोग को ये सब समझाने में, पर अभी समझाना बहुत हेक्टिक बात है, तुम लोग छोटे हो अभी बहुत ये सब समझने के लिए, तो बहुत हाई लेवल का बात है। चलो तो 3 शर्त आ गया, ठीक है। अगर तुमको मैंने रखा है एसेट भाई, सामने ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं देखेंगे तुम, क्या है? करेंट एसेट, यस और नो? यस। तुम अगर मेरा एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से 12 महीना के अंदर रियलाइज हो गया, कुछ नहीं देखेंगे तुम, क्या है? करंट सही बात। और अगर ये सब नहीं किए तो तुमको रियलाइज होना पड़ेगा मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो तुम क्या है? करंट बात खत्म। यस और नो? यस, ठीक है। ये 3 शर्त कंप्लाई करके तुम क्या बन गए बोलो भाई? करंट एसेट, यस और नो? यस। आगे बढ़े, हाँ चलो। अब ये लास्ट वाला समझ लो, इसका कीर्तन खत्म। पढ़ो लास्ट वाला, अच्छी पढ़ो। क्या लिखा है? इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड। रुक जा मेरे भाई, रुक जा। अगर तुम कैश और कैश इक्विवेलेंट हो तो कुछ नहीं देखेंगे तुम, क्या है बोलो? करंट एसेट। अगर तुम कैश और कैश इक्विवेलेंट हो तो तुम क्या हो? करंट एसेट। बात खत्म। तो करंट एसेट का लिस्ट में एक और चीज जुड़ गया, ट्रेड। तुम ट्रेड के लिए रखे हो करंट एसेट, कैश इक्विवेलेंट हो, कैश या फिर कैश हो करंट एसेट, 12 महीना के अंदर रियलाइज हो गया करंट एसेट, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ गया करंट एसेट। बट यहां पे कुछ थोड़ा सा और एक पॉइंट जोड़ दिया तुम लोग को। क्या जोड़ दिया? देखो, बोल रहा है अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एंगेज, माने एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल लायबिलिटी। माने वही तो, माने 12 तुमको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ठीक है, रियलाइज होने से, फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। क्या बोलो? फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। माने तुम एक ऐसा कैश और कैश इक्विवेलेंट है जिसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि 12 महीना से पहले तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। समझाने का कोशिश करता हूं, पकड़ लो। से फॉर एग्जांपल तुम मेरा कंपनी का एक म्यूचुअल फंड हो, क्या हो? म्यूचुअल फंड। अब इंसान म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसा डाल सकता है, कभी भी पैसा उठा सकता है, ये सब नो? यस। तो कुछ अगर म्यूचुअल फंड के साथ मेंशन ना कर दे तो म्यूचुअल फंड को मैं क्या पकड़ लूंगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कभी भी लिक्विड है ना, हाईली लिक्विड, ये सब नो? यस। कभी भी बेच दे इंसान, हाँ ना? अरे मेरा म्यूचुअल फंड का मैं कभी भी बेच दूं ना, ये सब नो? यस। बट मेरा म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा शर्त मार दिया। क्या शर्त है? एक बार अगर मैंने निवेश कर दिया तो आने वाला 15 महीना तक मैं उसको उठा नहीं सकता। तो ये एक ऐसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया जो फ्री रहा कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तब चल के इसको क्या बोलोगे? करंट के नॉन करंट? अरे गांजा, तब चल के इसको तुम देखोगे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल से नीचे रहा या फिर अंदर रहा तो करंट, बाहर निकल गया तो नॉन करंट। देखो एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड का 12 महीना के अंदर तो है नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड का 12 महीना के अंदर होता तब चल के करंट हो जाता। इसीलिए यहां पे देखो फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स लिखा है। 12 मंथ्स का पार करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा प्रैक्टिकल। चलो प्रैक्टिकली आते हैं। ये देखो, तुम लोग प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा समझते हो मेरे हिसाब से। देखो 3 टाइप का म्यूचुअल फंड का बात कर रहा हूं मैं, ठीक। एक म्यूचुअल फंड मेरा ऐसा है जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। समझ में आया? तो उसको मैं क्या पकड़ लूंगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ या ना? पकड़ लो, मेरा हाईली लिक्विड म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, तो ये हो गया मेरा करंट एसेट, ये सन नो? नो रेस्ट्रिक्शन। ये क्या है मेरा? नो रेस्ट्रिक्शन। अब पकड़ लो, एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया। पहला जो रेस्ट्रिक्शन है वो रेस्ट्रिक्शन तुमको बोल रहा है कि तुम ना इस म्यूचुअल फंड को 8 महीना तक तुम इसको ये नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बोलो? तुम उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक। अब कुछ अगर ना बोल दे तो पकड़ लेंगे एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से 8 मंथ, ठीक। अब अगर एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से 8 मंथ के अंदर रियलाइज ही हो रहे हो तब तो 12 महीना के अंदर ही आ रहे हो ना, तो ये भी तो भाई करंट एसेट है, क्योंकि हम 3 नंबर पॉइंट पे यही तो पढ़ के रखे हैं। ऐसा कोई भी एसेट जो एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड का 12 महीना के अंदर रियलाइज करेगा वो क्या है? मेरा करंट एसेट। तो ये शर्त में भी हो गया, ये तो नो। अब ऐसा एक म्यूचुअल फंड हो जो कि रेस्ट्रिक्टेड है टिल 15 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अब चल के तुम क्या बोलोगे? करंट के नॉन करंट के? चेक करेंगे। अरे फिर से नॉन करंट चेक करेंगे। पहले बोलिए आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड का 12 महीना के अंदर तो आए नहीं, तो ऑपरेटिंग साइकिल से चेक करना पड़ेगा। पकड़ लो, तुमको ऑपरेटिंग साइकिल बोल दिया 17 महीना, ठीक है। तब चल के क्या बन गया तुम? करंट एसेट। ऑपरेटिंग साइकिल बोल दिया 13 महीना, कि क्या बन गया? नॉन करंट एसेट। अभी भी नहीं समझ में आया है क्या? हे भगवान, हो गया? ठीक है।
तो एक बार फाइनल टाइम जुनेद भाई हम लोग इसको समराइज मारेंगे। हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम करंट एसेट हो के नहीं हो। पहले हाँ तो नॉन करंट एसेट हो, सही तो बोला लड़का। करंट हो के नॉन करंट हो, ये सुन लो ठीक। तुम अगर ट्रेड के लिए तुमको पकड़ के रखे हैं तो तुम क्या हो, करंट हो। Current कोई भी asset. साइकिल वगैरह कुछ चेक करोगे, बिल्कुल नहीं ठीक। तुम अगर एक ऐसा एसेट हो जो कि एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड का 12 महीना के अंदर रियलाइज कर रहे हो खुद को, तो तुम क्या हो, करंट एसेट। तुम अगर एक ऐसा एसेट हो जिसको मैं रियलाइज कर लूंगा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो तुम क्या हो, Current तुम अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो तो करंट एसेट। ऐसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जो कि रेस्ट्रिक्टेड हो, जो कि रेस्ट्रिक्टेड हो, क्या बोलो, 12 महीना के अंदर रिपोर्टिंग पीरियड का, तो भी करंट एसेट हो। current asset. ऐसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जो कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिकवर हो जा रहे हो, तो भी करंट एसेट हो। बाकी अब कुछ भी हो, क्या हो बोलो, Non current. इससे बेटर नहीं हो सकता, इससे बेटर हो ही नहीं सकता। समझ में आया क्या? गला का दही हो गया मेरा समझाने के चक्कर में, समझ में आया? यहाँ पे रुक नहीं सकते हम लोग, 10 मिनट का ब्रेक नहीं ले सकते। हमको ब्रेक लेना पड़ेगा आफ्टर वी अंडरस्टैंड द लायबिलिटी। ये सुन लो, यस ठीक है। संग संग हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, किसमें बोलो, लायबिलिटी, ठीक है। लिखो, चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, लायबिलिटी खत्म करके 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, कमिटमेंट रहा मेरी तरफ से। 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, सब कोई खाना पीना कर लेना अपना बैठ के। चलो भाई लायबिलिटी को खत्म करते हैं, आ जाओ चलो। शोएब तो आज के हेवी खुशी थी वही, मन में लड्डू फूटा। इदे মনে হয় এটাই প্রে করেছিল। चलो अच्छा, वहां पे क्या लिखे थे, कंप्यूटेशन ऑफ, अरे पॉइंट बोलो ना क्या लिखे थे मेरे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा यूट्यूब में अगर 4 घंटे का क्लास डाल देंगे, कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? দুটো হাফ হাফ করে দিতে পারো পার্ট पार्ट कर दो, कैसा लगेगा बीच से काट दिया। पार्ट 1 अरे पार्ट 2 जिस- पूरा दिया जाएगा। अरे भाई साहब, ইউটিউবে ইস্যু অফ শেয়ারের উপরে একটা চ্যাপ্টার আছে 8 ঘন্টার ভিডিও। एक वीडियो से आप एक वीडियो रिकॉर्ड के 2 पार्ट में भेज दो। हाँ डबल वॉच आवर, तो यहाँ पे भी तो वॉच आवर सेम ही काउंट होगा। एक वीडियो तुम 2 घंटा देखे, 2 वीडियो 1 घंटा देखे, एक ही तो बात हुआ। मेरा वॉच आवर्स में कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम देख के लोग फ्रस्ट्रेट हो सकता है, 4 घंटा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ओके, ऐसा हो सकता है, ठीक है तोड़ देंगे, ठीक है ओके। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ करेंट लायबिलिटी एंड Non current. नॉन करेंट लायबिलिटी। इसीलिए कल रात का कैंसिल किया था कि आज तुम लोग को सही टाइम से बुलाएंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे। चलो मैं भी इसको खत्म करने के बाद पानी पीऊंगा, चलो लेट्स गो। तुम लोग अकेला सफर क्यों करोगे, फिर बोलोगे भैया हमको सफर कराते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलो आ जाओ बड़े, हाँ या ना? अरे साला, चलो लिखो, इट इज, यहाँ पे इजी है, उसको अगर सही से समझ लिए ना यहाँ पे इजी है, बट एक चीज का बस थोड़ा सा छोटा सा गैप है, एक छोटा सा 2 चीज समझना पड़ेगा छोटा सा, बाकी बहुत इजी है, भयंकर इजी है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी ऑपरेटिंग साइकिल समझ लिए, ऑलरेडी रिपोर्टिंग पीरियड समझ लिए, बात खत्म हो गया। देखे ना वहां पे आंसर सेम आ रहा था, ये सुन लो, यस यहाँ पे बस एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। चलो आज तक हम स्टॉक को करंट एसेट जानते आए थे, और आज भी क्या जाने स्टॉक क्या है मेरा, पर यहाँ पे आज तक हम लोग लायबिलिटी में जो हमारा ट्रेड पेबल्स है, माने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, आज तक क्या जानते आए थे, करंट लायबिलिटी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तुमको जज करना पड़ेगा। अच्छा लिखो दादा पहले, फिर अच्छा से समझाऊंगा। इट इज, जुनेद के साथ बात है कुछ थोड़ा, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द सेम पॉइंट इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर तुम लायबिलिटी सेटल कर रहे हो विद इन नॉर्मल, गाइस साथ में गान चलो, ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है चलो वेरी गुड। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन द कंपनीज
नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इसको हाईलाइट कर दो। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इट इज हेल्ड प्राइमरीली, क्या बोला? इट इज हेल्ड প্রাইমারিলি। ব্রহ্মাস্ত্র রিভিশন সিরিজে যারা এসেছিল তারা সবাই সাদা, দেখ সংকেত সাদা, ঠিক আছে? দাদা আমি কবে সাদা হলাম? আরে তুই ব্রহ্মাস্ত্র রিভিশন সিরিজে এসেছিলিস আমার কাছে। ও আচ্ছা, সংকেত বলছিস, আমি ভাবলাম নামান বললো। ঠিক আছে, ইট ইজ হেল্ড প্রাইমারিলি ফর দ্য পারপাস, सेम पॉइंट पर्पस ऑफ बीइंग, बोला ट्रेडेड। समझाएंगे भाई, समझाएंगे। बोली कौन सा लायबिलिटी है जिसको लेके हम ट्रेड खेलते हैं? समझाएंगे। ये कौन सा लायबिलिटी है? बहुत अच्छा है, समझाएंगे। चाप कह ले रहे हो, अभी हम जिंदा है। क्या बोला? अभी हम चिकन चाप। चलो आ जाओ सी, चलो सी नंबर पॉइंट, सेम पॉइंट। इट इज, क्या बोला? वो तो रियलाइज होता है, लाइबिलिटी में रियलाइज नहीं, पेमेंट होता है ना। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड या फिर पेड। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months। ये इशिका और जुनेद का कुछ चल रहा है क्या? नहीं? अच्छा ओके, नहीं बगल में बैठा जा रहा है, कल तो देख रहे हैं। ठीक है ओके। ओ अच्छा, मैं अगर ना बोलूं तो नहीं। देखे जुनेद कैसा अपमान कर रहा है तुमको, हम बोले हैं वहां पे। ची ठीक है। ठीक है, it is due to be settled within 12 months after the reporting date। रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट समझना पड़ेगा, लास्ट पॉइंट ही बवाल होता है हमेशा। ठीक है चलो लास्ट पॉइंट, डी नंबर। वहां पे रेस्ट्रिक्टेड था और यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है, थोड़ा सेम ही पॉइंट है, उसको समझ लिए ना तो यहाँ पे बस 5 मिनट लगेगा एक्सप्लेनेशन में। ठीक है चलो, द कंपनी डज नॉट have the company does not have an unconditional right। कौन सा right? Unconditional right। The company does not have an unconditional right to defer settlement। क्या बोलो? to defer settlement of the liability for at least 12 months। वापस से for at least 12 months, सेम पॉइंट है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। for at least 12 months after the reporting date। The company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ, लास्ट लाइन लिखो। All other liabilities shall be classified as non-current liability। All other assets shall be classified as non-current liability। कहाँ गया ये? कितना घंटा चल रहा है अभी? 2 घंटा 21 मिनट, सही है बिल्कुल, 2 घंटा 21 मिनट। ठीक है, डिविडेंड को समझाएंगे। डिविडेंड समझाने के लिए 45 मिनट्स, डिविडेंड 45 मिनट्स, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट 1.5 घंटा, खत्म। क्या गुस्सा हूं मैं? समझा रहा हूं। ठीक है चलो आ जाओ।
बड़े सामने, ये सर नो, यस, आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। जुन्नत थोड़ा जिंदा हो जाओ, जिंदा है, ठीक है, आ जाओ। पहला वाला तो सेम है, ऐसा कोई लायबिलिटी जिसको तुमको सेटल करना पड़ेगा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल? जहां पे खरीदे, जहां पे बेचे, जहां से पैसा रियलाइज हुआ, वही सब गांजापंती। ये सर नो, यस, ठीक है। हाँ। इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। सुनो, ये कहां से आ गया? एसेट का फिर भी समझे ट्रेड करने के लिए रखे हैं, ये कहां से उड़ गया, आ गया बंदा? ये सर नो, यस। बहुत टाइम पे क्या होता है ना, ठीक है, पकड़ लो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तुम लोग को, ठीक है, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। बहुत टाइम पे ना कंपनी ना क्या करता है, पकड़ लो, एक लाइबिलिटी कुछ इशू कर दिया, ठीक है, ओके। मैंने पकड़ लो कंपनी बॉन्ड इशू कर दिया। क्या इशू कर दिया बोलो? बॉन्ड। क्या कर दिया कंपनी? इशू कर दिया बोलो, बॉन्ड। अब बॉन्ड के अगेंस्ट पे कंपनी को पैसा मिलेगा, हाँ। अब बॉन्ड के अगेंस्ट पे कंपनी क्यों पैसा लेता है? ताकि वो अपना खुद का बिजनेस में यूज कर पाए उस चीज को। ये सर नो, यस। अगर अपना खुद का बिजनेस में यूज कर रहा है, ठीक है, तब चल के ठीक है, तब सब कुछ सही बात है, ठीक है, तब चल के ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह देखेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल तुम्हारा डेप्ट हो गया। ये डेप्ट है, ये लायबिलिटी है एक्चुअल। बट पकड़ लो कंपनी का मोटिव ये था, ये जो बॉन्ड इशू किए है ना, इसके अगेंस्ट में मार्केट से पैसा लेंगे, ये सब नो, और इस बॉन्ड का ना हम खरीदा बेची करेंगे। समझ में आया? तुम लोग के लेवल में बस इतना ही बोल सकता हूं, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। इस बॉन्ड को कंपनी इशू किया है, कंपनी क्या करना चाहता है, इस बॉन्ड के ऊपर परचेज सेल खेलना चाहता है मार्केट, और बीच से उसको प्रॉफिट उठाना है। बॉन्ड इशू कर दिया, ये सर नो, यस। कंपनी के पास क्या आ गया बोलो? पैसा आ गया, ये सर नो, यस। अब ये जो कंपनी जो बॉन्ड इशू किया है, इसका पैसा को अगर कंपनी को खुद का बिजनेस में लगाना है, तब चल के तो उसको देखेंगे कि ऑपरेटिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब देखेंगे। पर ये जो बॉन्ड इशू किया गया है ना, ये बॉन्ड बेसिकली कंपनी इस मोटिव से इशू किया है कि इस बॉन्ड से कंपनी को फर्दर ट्रेडिंग करना है। माने उस लायबिलिटी को कंपनी इसीलिए पकड़ के रखा है कि उसको कंपनी को क्या करना है बोलो? फर्दर ट्रेड करना है, ठीक है। जिसको नहीं है उसको दे दिए, ठीक है, जिसके पास पैसा है उससे उठा लिए, फिर परचेज सेल करता रहा, ठीक है। बॉन्ड डिबेंचर इस मोटिव से जब कंपनी इशू कर देता है, पकड़ लो, सिर्फ ये मैं बस एक एग्जांपल के तौर में आप लोगों को समझा रहा हूं। समझ में आया कि ऐसा कोई भी लायबिलिटी जिसका कंपनी का मोटिव ही नहीं था कि उससे वो बिजनेस करे, उससे मोटिव क्या था उसको कि खरीदा बेची करेगा उस लायबिलिटी का, ये सर नो, ये सर 20 से प्रॉफिट निकालेगा, ऐसा कोई भी, वो चाहे अब तुम वो बॉन्ड चाहे 500 साल के लिए भी क्यों ना तुमने इशू किया है, ठीक है, वो तुम्हारा हमेशा क्या होगा बोलो? करंट लायबिलिटी। ये सर नो, यस। ये तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, ये सर नो, यस। क्वेश्चन में तुमको बोल दिया है ऐसा तुमने इशू किया है लायबिलिटी जो कि तुम्हारा पर्पस था ट्रेड करना, ठीक है, ओके। तो तुम क्या बोलोगे? करंट, खत्म। और क्या हमको समझने का जरूरत है? ये सर नो, यस। और मोटिव अगर बिजनेस में पैसा यूज करने का था, तब चेक करना पड़ेगा। लायबिलिटी में हर केस में चेक करना पड़ेगा, लायबिलिटी में ऐसा कोई फिक्स कुछ है ही नहीं। समझ में आया? ठीक है, जैसा कि एसेट के केस में क्या था, स्टॉक हमेशा क्या होता है तुम्हारा? करंट एसेट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारा सन्डी क्रेडिटर्स हुआ या फिर कुछ भी हुआ, ठीक है, बिल्स पेबल हुआ, सबको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रेड पेबल सबको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। ये सर नो, यस। कहीं पे बोला है तुमको कि सन्डी क्रेडिटर्स तुम्हारा करंट एसेट है? बोला है कहीं पे? नहीं, तो हम तो कंपनी एक्ट का बाहर जा नहीं सकते। ये सर नो, यस। आगे बढ़े भाई लोग, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। इसके बाद एक मजेदार टॉपिक कराऊंगा, डिविडेंड, चिंता मत करो, ठीक है, आ जाओ, चलो। इट इज ड्यू टू सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। अच्छा, ऐसा कोई भी लायबिलिटी जो करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने का, माने डिपोर्टिंग पीरियड खत्म होने का 12 महीना के अंदर तुम सेटल करोगे, वो क्या है बोलो? करंट लायबिलिटी। ये तो अभी निकालना सीख के आए थे भाई। ऐसा कोई भी एसेट जो 12 महीना के अंदर बिकेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, क्या है वो? वेरी करंट एसेट। एसेट का बारे में बात कर रहा था, ठीक है, ओके। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, ये सुन लो, यस, ठीक है। The company does not have an unconditional right। ऐसा कोई भी लायबिलिटी जिसके ऊपर कंपनी का कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है, टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। माने कंपनी के पास राइट नहीं है पेमेंट को डेफर करने का। समझ में आया? मैं समझा रहा हूं, पेमेंट को डेफर करने का राइट नहीं है। एक ही पॉइंट है, सिमिलर पॉइंट, बस बात को घुमा रहा है। मैं बोल रहा हूं तुमको, देखो, पकड़ लो। से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक ये ले लिया, क्या बोलते हैं इसको? कंपनी ने एक, पकड़ लो, एक लायबिलिटी ले लिया, एक पकड़ लो, से फॉर एग्जाम्पल किसी से माल उठा लिया, किसी से माल उठा लिया, तो जिससे माल उठाया वो क्या हो गया? सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स, ये सब नो, यस।
ठीक। अब ये क्रेडिटर्स को कंपनी ने शर्त दे दिया, कंपनी ने क्या कर दिया बोलो, क्रेडिटर को शर्त दे दिया कि भाई मैं ना तुमको पेमेंट भाई 15 महीना में करूंगा। समझ में आया? यस और नो? यस, फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। समझ में आया? यस और नो? यस। ठीक है, मैं तुमको पेमेंट कब करूंगा बोलो? 15 महीना में करूंगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ये कंपनी ने क्या डाल दिया? कंडीशन। कंपनी बोल दिया फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड का, माने इस साल का एंड से 15 महीना के बाद मैं तुमको पेमेंट करूंगा। कंपनी क्या डाल दिया? कंडीशन। कंडीशन डाल दिया। किस चीज का कंडीशन? कि पेमेंट को डेफर कर रहा हूं, हाँ या ना? हाँ। तब चल के इसको हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि भाई 12 महीने के अंदर तुम आए नहीं तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो, तब चल के तुम बनोगे करेंट, और अगर नहीं हो तो बन गया नॉन करेंट। बट ऐसा कोई भी लायबिलिटी जिसके ऊपर कंपनी के पास ऐसा राइट नहीं है कि 12 महीना से ज्यादा डेफर्ड करने का फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, वो क्या है? करंट लायबिलिटी। माने तुमने से फॉर एग्जांपल लोन ले लिया, और लोन में तुमको बोल दिया कि भाई मेरे को पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल तुमने लोन लिया है 1 मार्च 2021, और तुम्हारा पीरियड कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2021, और ये लोन ना सिर्फ 5 महीना के लिए है। तो ये कौन सा लोन है बोलो? करंट लायबिलिटी। यस और नो? यस। 12 महीना के अंदर तो सेटल हो गया, कंपनी के पास डेफर करने का भी राइट नहीं है कोई। एक बार अगर यहाँ पे राइट दे दे ना, एक बार यहाँ पे अगर राइट दे दे कि 5 से 15 महीना में मैं पेमेंट कर सकता हूं, ठीक है, ओके, तब चल के मेरे पास कुछ राइट है। यहाँ पे तो कोई राइट ही नहीं है। अगर राइट है तो उसको पहले जज करो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब चल के बनेगा तुम्हारा नॉन करेंट। पर अगर कंपनी के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है और वो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर ही उसको सेटल करना है, वो क्या बन गया बोलो? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। यस और नो? यस। अब बस इस बचा हुआ सम का तुम लोग ये बाकी पोर्शन खत्म कर दो। इस सम को शुरू किया था हम लोग, देखो ये तो तुम्हारा लायबिलिटी का ही सम है, हाँ या ना? हाँ। क्या बोल रहा है? वेल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड है भाई, हाँ या ना? हाँ। दी अकाउंटेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड इज कंफ्यूज्ड, बोल रहा है करंट, ये सब जो ट्रेड पेबल्स है, नॉर्मली आज तक हमारे लिए ट्रेड पेबल्स क्या हुआ करता था? करंट। पर आज के दिन देखो ट्रेड पेबल्स को भी तुमको समराइज करके देखना पड़ रहा है कि करंट है कि नॉन करंट है। यस और नो? यस। ठीक है, अब यहां तक तो तुम लोग करंट एसेट में ही कैलकुलेट कर लिए थे। यस और नो? तो ये बाकी का 3 तुम लोग कैलकुलेट कर लो, अभी काम खत्म हो जाएगा तुम लोग का। चलो जल्दी, करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है? चलो तो उठाओ, 10 सेकेंड, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। नॉन करेंट। नॉन हाँ बस देख के बोल दो तुम अब। नॉन करंट 16 मंथ क्या आया है? कैसे करंट आ गया? 16 months। 16 मंथ सोचे तो नॉन करंट ही ना होगा। 16 मंथ ही तो हो रहा है। हाँ नॉन करंट। फिफ्टीन मंथ्स 5 days हो जाए। 15 मंथ्स 5 दिन हो रहा है क्या? देखो, हाँ तो देखो पहला वाला ये क्या है? 6/3 तुम्हारा क्या है बोलो? ड्यू। ड्यू से मतलब है हमको क्या देखना है? 31 मार्च 2021, ठीक है। तो यहां से लेके 31 मार्च 2022 तक कितना महीना हो गया? 12 महीना। और उसके आगे बढ़ो, अप्रैल पूरा आ गया, ठीक है, ओके। फिर क्या आ गया बोलो? अपना मई पूरा आ गया, ठीक है, ओके। फिर क्या आ गया बोलो? जून पूरा आ गया, ठीक है। और जुलाई का कितना दिन आ गया बोलो? 5 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 15 महीना 5 दिन, 15 मंथ्स एंड 5 डेज। तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 15 महीना। तो ये क्या बन गया बोलो? नॉन करेंट। यस और नो? यस। आगे बढ़ो, लास्ट का बोलो। लास्ट ए भगवान, ये तो करंट है। एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड 31/12 है, ठीक है, 2021। और ये तो उसका 12 महीना के अंदर ही रिकवर हो रहा है, ठीक है, ओके। तो फिर लास्ट वाला क्या बन गया बोलो? करंट लायबिलिटी। बस एक तो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक था। यस और नो? यस। यहां तक समझ में आ गया? करंट नॉन करंट एकदम घोल के पी गए हम लोग। यस और नो? यस।